ऑक्साइड ऑफ नाइट्रोजन की बात कर लेते हैं। ऑक्साइड ऑफ नाइट्रोजन, तो ऑक्साइड ऑफ नाइट्रोजन की अगर बात करें, ऑक्साइड ऑफ नाइट्रोजन, यहाँ पे टेबल दिया हुआ है, राइट। इसमें लोग नया टेबल बनाया है। यहाँ पे NO लिया है मैंने, N2O लिया है, पहले N2O लिख देता हूँ। N2O लिया है, NO लिया है, N2O3 ले लिया है, फिर NO2 ले लिया है, N2O4 ले लिया है, N2O5 ले लिया है। ये सब जो है नाइट्रोजन के ऑक्साइड हैं। यहाँ पे इनके ऑक्सीडेशन नंबर के अकॉर्डिंग लिखा है। ये इनका ऑक्सीडेशन नंबर है +1, +2, +3, +4, +4 एंड +5। समझ में आ रहा है? इनके नेम की बात करें तो नाइट्रस ऑक्साइड, नाइट्रिक ऑक्साइड, डाइनाइट्रोजन ट्राइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, डाइनाइट्रोजन टेट्राऑक्साइड एंड नाइट्रोजन पेंटाऑक्साइड। समझ में आ रहा है? ये इनके नेम हो गए, ये इनका ऑक्सीडेशन नंबर हो गया। तो ये ऑक्साइड हो गया, ऑक्सीडेशन नंबर हो गया। यहाँ पे मैं बात करूंगा इसका मैग्नेटिक प्रॉपर्टी की बात करूंगा। मैग्नेटिक प्रॉपर्टी के बाद इनका एसिडिक नेचर की बात करूंगा, फिर इनके फिजिकल अपीयरेंस की बात करें। फिजिकल अपीयरेंस समझ में आया? ये इस तरह से मैं चार्ट बना लिया है। सबसे पहले मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज। अब मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज में ऑक्साइड ऑफ नाइट्रोजन में कौन डाईमैग्नेटिक है, कौन पैरामैग्नेटिक, समझ में आया? यहाँ पे एक सिंपल सा पहले लॉजिक समझ लेते हैं, बाद में आपको ट्रिक बता दूंगा। नाइट्रोजन में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 5। अगर हम यहाँ पे N2 या NO की बात करें, सपोज NO की बात करें, तो ऑक्सीजन कितना बॉन्ड बनाता है? NO की बात करें, समझ में आया? ऑक्सीजन 2 बॉन्ड बनाएगा इस तरह से, समझ में आ रहा है? अब ये 2 इलेक्ट्रॉन पेयर है, ये एक इलेक्ट्रॉन क्या है? अनपेयर। और हमने क्या पढ़ा हुआ है? अनपेयर पैरामैग्नेटिक, अनपेयर पैरामैग्नेटिक। ये भी NO2 जो है, अगर मैं इनकी बात करूं तो होगा क्या? टोटल इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन है? 2 इधर हो गए। अब ये जो 2 इलेक्ट्रॉन है कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना लेंगे, बचा क्या? एक इलेक्ट्रॉन। यहाँ पे भी क्या है? अनपेयर। ये भी क्या है? पैरामैग्नेटिक। अगर यहाँ पे 2 नाइट्रोजन होता तो दूसरा नाइट्रोजन इस इलेक्ट्रॉन के साथ कंबाइन हो जाता, अब वो क्या हो जाता है? पेयर। क्या हो जाता? पेयर। तो ट्रिक ये है कि सिंगल नाइट्रोजन वाले जो भी हैं, सिंगल कौन कौन है? एक ये और एक ये। सिंगल नाइट्रोजन वाले जो भी ऑक्साइड है वो क्या होंगे? पैरामैग्नेटिक। और जो 2-2 नाइट्रोजन कैरी किए वो क्या होंगे? डायमैग्नेटिक। ये लॉजिक समझ में आ रहा है? डायमैग्नेटिक एंड पैरामैग्नेटिक। तो मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज में NO पैरा होगा, NO2 पैरा होगा, बाकी के सब क्या होंगे? ये समझ में आ रहा है या नहीं? बाकी सब क्या हो गए? डायमैग्नेटिक। एसिडिक नेचर में बात करें तो सेम एलिमेंट के ऑक्साइड में, सेम एलिमेंट के ऑक्साइड में अगर ऑक्सीजन बढ़ेगा, अगर ऑक्सीजन बढ़ेगा तो उनका पॉजिटिव ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ रहा है, और ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ा तो एसिडिक नेचर इंक्रीज होगा। समझ में आ रहा है? अब ऑक्साइड वाले पॉइंट में हमने एक पॉइंट ये भी पढ़ा है कि N2O, NO and CO, these three oxide are neutral। ये तीनों क्या होते हैं? न्यूट्रल। तीनों क्या होते हैं? न्यूट्रल। तो ये जो N2O और NO है ये क्या हो जाएंगे? न्यूट्रल। क्या हो जाएंगे? न्यूट्रल। बाकी जितने भी यहाँ पे ऑक्साइड है सबके पास एक से ज्यादा ऑक्सीजन है। अब इसका ट्रिक ऐसे बनाएंगे,
कि सिंगल ऑक्सीजन है तो न्यूट्रल, एक से ज्यादा ऑक्सीजन हो गया तो एसिडिक इन नेचर, एसिडिक इन नेचर। नहीं समझा? न्यूट्रल है एसिडिक। अब इनके फिजिकल अपीयरेंस की बात करें तो N2O NO ये कलरलेस गैस होता है। क्या होता है? कलरलेस गैस। ये दोनों गैस है, ये दोनों क्या है? गैस। इनका कलर क्या होगा? कलरलेस। वैसे सारे कलरलेस हैं, दो को छोड़ के। N2O3 जो है, N2O3 जो है यहाँ पे O एक सॉलिड होगा, बट कौन सा वो जरा नहीं, ये सॉलिड है बट इसका कलर होता है, इट इज अ ब्लू सॉलिड। क्या होंगे? ब्लू सॉलिड। समझ में आया? और ये जो NO2 है ये क्या होगा? ये गैस होगा, कलर क्या होंगे? ब्राउन गैस। ये क्या होता है? ब्राउन गैस। समझ में आया? तो ये ब्राउन गैस होता है। बाकी N2O4 एंड N2O5 ये दोनों क्या हो जाएंगे? कलरलेस। क्या हो जाएंगे? कलरलेस। समझ में आया? कलरलेस सॉलिड, कलरलेस सॉलिड। और एक N2O4 है जो लिक्विड भी बनता है। N2O4 जो है टेबल में दिया रहेगा, वो लिक्विड भी बनता है। ये समझ में आया? यहाँ तक कोई डाउट? अब इनके स्ट्रक्चर की बात करें, अगर हम स्ट्रक्चर यहाँ पे दिया है तो डायरेक्टली मैं पीडीएफ में ही बता दे रहा हूँ। स्ट्रक्चर ऑफ ऑक्साइड ऑफ नाइट्रोजन। तो अगर हम N2O की बात करें, N2O दो नाइट्रोजन है और एक ऑक्सीजन है, इनका स्ट्रक्चर क्या होगा? समझ में आ रहा है? N डबल बॉन्ड N और सिंगल बॉन्ड ऑक्सीजन। समझ में आ रहा है? ये रेजोनेंस भी शो कर सकते हैं, तो यहाँ पे क्या करते हैं? N डबल बॉन्ड N डबल बॉन्ड O। समझ में आ रहा है? इस तरह से यहाँ पे ये ऑक्साइड ऑफ नाइट्रोजन में N2O का स्ट्रक्चर होगा। NO में क्या होगा? N डबल बॉन्ड O। समझ में आ रहा है? इनके स्ट्रक्चर ऐसे भी होंगे, N डबल बॉन्ड O, बट नाइट्रोजन जो है यहाँ पे ये दो इस तरह से बॉन्ड बना लिया है। समझ में आ रहा है? N डबल बॉन्ड O हो गया, और ये डाइमराइज जब होगा, ये जब डाइमराइज होगा तो इस तरह से NO NO आपस में कंबाइन हो जाएंगे एक एक। यहाँ पे देखेंगे आप तो NO का बॉन्ड लेंथ भी दिया है 115 पिकोमीटर, 115 पिकोमीटर। इन दो नाइट्रोजन ऑक्सीजन के बीच में जो बॉन्ड लेंथ है कितना है? 115। समझ में आ रहा है? तो ये हमारा डाइमेरिक स्ट्रक्चर है NO का, डाइमेरिक स्ट्रक्चर ऑफ NO। NO जो है डाइमराइज हो गया, NO क्या हो गया? डाइमराइज। डाइमराइज क्यों हुआ? बिकॉज ऑफ स्टेबिलिटी, बिकॉज ऑफ स्टेबिलिटी, डाइमर फॉर्म में स्टेबल। ये नाइट्रोजन ट्राइऑक्साइड की अगर मैं बात करूं, नाइट्रोजन ट्राइऑक्साइड क्या होगा? तो उनके स्ट्रक्चर्स के लिए आप क्या ध्यान में रखेंगे पता है? NO का स्ट्रक्चर आपको पता होना चाहिए। N2O3 का स्ट्रक्चर जानने के लिए हमें ये NO2 प्लस NO दोनों पता होना चाहिए। NO2 का स्ट्रक्चर क्या होता है? ये NO2 है, NO का स्ट्रक्चर ये होता है, दोनों कंबाइन करना। जब ये दोनों कंबाइन होंगे तो इस तरह से N डबल बॉन्ड O NO2 हो गया, इसका जो एक सिंगल इलेक्ट्रॉन था और इसका जो एक इलेक्ट्रॉन बचेगा। समझ में आ रहा है? ऐसा। तो ये क्या करेंगे? ये और ये नाइट्रोजन कंबाइन हो जाएंगे। अब जो एक ऑक्सीजन था वो इस तरह से हो जाएगा। समझा? ये क्या हो गया? N2O3। ये वही स्ट्रक्चर है। समझ में आ रहा है आपको? अब इनका बॉन्ड लेंथ की बात करेंगे, ये वाले नाइट्रोजन ऑक्सीजन का बॉन्ड लेंथ कितना है? 114, और इधर कितना है आपको? 121। तो इधर ज्यादा क्यों हो गया, इधर कम क्यों हुआ, उसका समझ में आ रहा है? रीजन क्या है? ये जो है यहाँ पे एक सिंगल बॉन्ड, ये डबल बॉन्ड, राइट? ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर शो कर लेगा, उसका बॉन्ड लेंथ ज्यादा होगा। NO2 भी मैंने आपको बता ही दिया है, दिस वन इज NO2। समझ में आ रहा है? NO2 का स्ट्रक्चर है जिसमें एक सिंगल इलेक्ट्रॉन होता है, ऑड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, जिसकी वजह से क्या हो जाता है? पैरामैग्नेटिक। क्या हो जाएगा? पैरामैग्नेटिक। और NO2 जो मॉलिक्यूल है वो रेडिश ब्राउन गैस होता है। कौन सा गैस होता है? रेडिश ब्राउन। अब जब ये डाइमराइज होता है, NO2 डाइमराइज होकर किस में चला जाता है? N2O4 में। किस में चला जाएगा? N2O4 में। जो डाइमराइज हो जाएगा N2O4, जो कि क्या होता है?
सॉलिड भी होता है और लिक्विड भी होता है, ये ध्यान में रखिएगा। फिर N2O5 और N2O4 में फर्क क्या है, ध्यान दीजिए। N2O5 एंड N2O4 में NON का फर्क है, यहाँ लीकेज हो जाएगा ऑक्सीजन का। अब NO2 का स्ट्रक्चर इस तरह से होता है, इधर भी ये N2O5 है, ये बीच के ऑक्सीजन को हटा देगा, ये नाइट्रोजन नाइट्रोजन कंबाइन हो जाए तो क्या हो जाएगा N2O4। ये दोनों स्ट्रक्चर एक बार गो थ्रू कर लेंगे, जिसको गो थ्रू वंस फिर आप इतना देख लो। मैं प्रिपरेशन की बात करूं तो आपको प्रिपरेशन की अगर मैं बात करूं, प्रिपरेशन ऑफ ऑक्साइड ऑफ नाइट्रोजन कैसे प्रिपेयर करेंगे। पहला वाला N2O जो है हम इजीली प्रिपेयर कर सकते हैं, कैसे, एक रिएक्शन कल भी बताया था N2O का प्रिपरेशन, समझ में आ रहा है। N2O और NO तो हम उधर से ही प्रिपेयर कर सकते हैं, वो भी एक टेक्निक है। कौन सा वाला, डाइल्यूट HNO3 ले लें, जब जिंक ले लेंगे तो क्या होगा N2O, बाकी मेटल ले लेंगे तो क्या होगा, ये समझ में आ रहा है आपको। बट यहाँ पे भी एक कंपाउंड है NH4NO3, ये NH4NO3 कहाँ से बना था, समझ में आ रहा है। तो इसको जब हीट कर देंगे तो क्या मिलेगा, N2O प्लस H2O, बैलेंस कर लो 2 मोल, और ये इस तरह से हो जाएगा। ये N2O की प्रिपरेशन के लिए, ताकि अमोनियम नाइट्रेट को जब हम हीट करेंगे तो N2O बन जाता है। पर अगर मुझे NO प्रिपेयर करना है, NO, सो हाउ विल यू प्रिपेयर NO, तो हम फेरस सल्फेट ले लें और सोडियम नाइट्राइड ले लें, NaNO2 प्लस FeSO4 प्लस सल्फ्यूरिक एसिड, ये जब आपस में कंबाइन होंगे, ये नाइट्राइट है और ये नाइट्रेट था, समझ में आ रहा है। तो यहाँ पे क्या मिल जाएगा आपको, सबसे पहले NO मिल जाएगा, क्या मिल जाएगा NO, और ये जो Fe है ना, ये क्या हो जाएगा Fe2SO4 में चला जाएगा, राइट, Fe ऑक्सीडाइज हो जाएगा और ये NO2 रिड्यूस हो जा रहा है, समझ में आ रहा है। ये ऑक्सीडाइज हो गया और ये रिड्यूस हो गया, यहाँ तक कोई डाउट है। अब ये जो Na है, इस सल्फ्यूरिक एसिड के साथ NaHSO4 बना देगा, और ये जो आपका ऑक्सीजन और हाइड्रोजन बचा, ये वाटर में बैलेंस हो जाएगा। सो ट्राई टू बैलेंस द रिएक्शन, इसको कैसे बैलेंस करेंगे, इधर 2 ले लें, ये 2 Fe2 है तो ये 2, समझ में आ रहा है। रिएक्शन ये बैलेंस हो जाना चाहिए, 2 Na लिया है तो 2 NaHSO4, हाइड्रोजन कितना, अब सल्फ्यूरिक एसिड कितना लेना पड़ेगा, 2 इधर है 6, तो इधर 2, रिएक्शन बैलेंस। अगर आपको NO2 गैस बनाना है तो कैसे बनाएंगे, हाउ विल यू प्रिपेयर नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। तो जब आप लेड नाइट्रेट देखते हैं PbNO3 ट्वाइस, जब इसको हीट कर देते हैं स्ट्रॉन्ग टेम्परेचर पे, ये डीकंपोज हो जाता है, ये क्या हो जाता है डीकंपोज, और डीकंपोज होके ये NO2 दे देता है, क्या देता है NO2, और PbO प्लस O2, ट्राई टू बैलेंस द रिएक्शन। NO3 है तो यहाँ 2 मोल ले लो, ट्वाइस है ना, बचा 2 ऑक्सीजन, एक इधर गया तो O2 मतलब हाफ के लिए क्या कर रहे हैं, इधर 2 और इधर 4 आएगा, ये बैलेंस हो गया। अगर मुझे N2O3 प्रिपेयर करना है तो कैसे प्रिपेयर करें, हाउ विल यू प्रिपेयर N2O3 के लिए ये आपने अभी NO प्रिपेयर किया था, N2O4 ले लो, समझ में आ रहा है, NO प्लस N2O4, ये दोनों कंबाइन हो जाएंगे, क्या मिल जाएगा N2O3, और NO2 को अगर हम क्या करते हैं, अब NO2 क्या होता है और N2O4 क्या होता है, लिक्विड एंड सॉलिड, तो ये क्या करते हैं हम यहाँ पे
कूल कर दें हाई प्रेशर, तो ये क्या हो जाएगा, गैस बन जाएगा। N2O5 बनाना है तो N2O5 के लिए नाइट्रिक एसिड ले लो, नाइट्रिक एसिड से क्या बनता है N2O5, समझ में आ रहा है। तो यहाँ पे मुझे अगर नाइट्रिक एसिड से N2O5 बनता है तो यहाँ क्या यूज करना चाहिए, कोई डिहाइड्रेटिंग एजेंट। डिहाइड्रेटिंग एजेंट क्या करेगा, नाइट्रिक एसिड का वाटर निकाल दिया और हमें क्या दे दिया N2O5। अब यहाँ कौन सा डिहाइड्रेटिंग एजेंट ले सकते हैं हम, कोई भी एसिड का ऑक्साइड, सल्फ्यूरिक होना, देखिए मैं P4O10 ले लूं, P4O10 इज आल्सो डिहाइड्रेटिंग एजेंट। तो जब ये वाटर के साथ कंबाइन होगा, इसका वाटर निकालेगा, तो ये खुद क्या बना लेगा H3। समझ में आ रहा है, यहाँ तक कोई डाउट है तो अब इसको बैलेंस करो जरा। अब H3PO3 बनाना है अगर 4 मोल, तो यहाँ 6 मोल वाटर चाहिए, तो रिएक्शंस को बैलेंस करना है। अच्छा HPO3, तो ये HPO3 में जा रहा है, मतलब ये मेटाफॉस्फोरिक एसिड में जा रहा है। 4 मोल मतलब इधर 4, तो ये हो जाएगा 2, ये रिएक्शन बैलेंस। तो यहाँ पे जो बाई प्रोडक्ट मिला है HPO3, दैट वन इज अ मेटाफॉस्फोरिक एसिड, इसको क्या बोलते हैं मेटाफॉस्फोरिक एसिड। और आपको क्या मिल गया, ऑक्साइड ऑफ नाइट्रोजन। अब ऑक्साइड ऑफ नाइट्रोजन में कौन सा ऑक्साइड मिला है N2O5। यही पे ये जितने भी ऑक्साइड हैं इनके एसिडिक नेचर की मैं बात करूं, एसिडिक नेचर, तो इनके एसिडिक नेचर में N2O सबसे कम, देन NO, देन N2O3, N2O4, देन N2O5। ये इनका क्या है एसिडिक नेचर, क्या है एसिडिक नेचर ऑफ ऑक्साइड ऑफ नाइट्रोजन, ऑक्साइड ऑफ नाइट्रोजन। N2O5 सबसे ज्यादा एसिडिक, N2O सबसे कम एसिडिक, ये समझ में आ रहा है। तो इतना नोट डाउन कर लेंगे। व्हाइट, रेड एंड ब्लैक, व्हाइट, रेड एंड ब्लैक, ये 3 टाइप के फास्फोरस होते हैं, व्हाइट, रेड एंड ब्लैक। अब इनको P4 से लिखते हैं, ध्यान में रखेंगे, इसको भी वही है। ये जो फास्फोरस है, समझ में आ रहा है, व्हाइट फास्फोरस ज्यादा रिएक्टिव होता है। अब ये ज्यादा रिएक्टिव क्यों होता है, क्योंकि ये लेस स्टेबल होता है। व्हाइट फास्फोरस आर मोर रिएक्टिव देन रेड एंड ब्लैक बिकॉज़ व्हाइट फास्फोरस आर लेस स्टेबल। अब ये लेस स्टेबल क्यों होता है, तो जरा इसके डायग्राम को देख लेते हैं। व्हाइट फास्फोरस का डायग्राम कुछ इस तरह से, समझ पा रहे हैं। अब यहाँ पे ये जो एंगल होता है 60 डिग्री का, जब मैं डायग्राम पे आना चाहें हम लोग, तो एंगल कितना हो जाएगा 60 डिग्री। अब इसके एंगल स्ट्रेन की बात करें, इनके एंगल स्ट्रेन निकाल देना, समझ में आ रहा है। तो एंगल स्ट्रेन निकालेंगे तो क्या होगा, ये फास्फोरस का हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा एंगल स्ट्रेन के लिए, बोलो जरा। sp3 सिग्मा बॉन्ड है और एक लोन पेयर है sp3, इसका एंगल स्ट्रेन निकालेंगे तो ज्यादा होगा, समझ में आ रहा है। अब रेड फास्फोरस की बात करूं मैं, तो रेड फास्फोरस में यहाँ पे स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से, ध्यान देना। इस तरह से है, ये क्या है रेड फास्फोरस, समझ में आ रहा है आपको, ये रेड फास्फोरस है, ये ध्यान में रखें। ये हमारा रेड फास्फोरस है और ये व्हाइट फास्फोरस है। ब्लैक फास्फोरस जो होते हैं ना, वो लेयर स्ट्रक्चर बनाते हैं, क्या बनाते हैं लेयर स्ट्रक्चर। ये ग्रेफाइट के जैसा, ग्रेफाइट का स्ट्रक्चर निकाला, उसके जैसा जो है ब्लैक फास्फोरस जो है ये लेयर स्ट्रक्चर बनाते हैं। आप देखेंगे तो यहाँ पे दिया है दिस वन इज अ लेयर स्ट्रक्चर, समझ में आ रहा है। तो जो ब्लैक फास्फोरस है वो लेयर स्ट्रक्चर बनाता है, ये रेड स्ट्रक्चर इस तरह से बना रहा है और ये वाइट स्ट्रक्चर है। यहाँ पे अगर मैं स्टेबिलिटी की बात करूँ, स्टेबिलिटी ऑफ एलोट्रोपिक फॉर्म ऑफ फास्फोरस,
तो वाइट फॉस्फोरस की स्टेबिलिटी कम होगी, रेड देन ब्लैक। ये समझ में आ रहा है? तो अगर मैं रिएक्टिविटी की बात करता हूँ, रिएक्टिविटी तो क्या हो जाएगा, रिएक्टिविटी में उल्टा ऑर्डर हो जाएगा, वाइट रेड देन ब्लैक। ये समझ में आ रहा है? यहाँ तक कोई डाउट है? वाइट रेड एंड ब्लैक, ये ऑर्डर लिख लेंगे, ऑर्डर फॉर्म में वहां पे नहीं दिया है, ध्यान रखेंगे। तो इसका रीजन ये था कि ये लेस स्टेबल है, और लेस स्टेबल इसलिए था क्योंकि इसका एंगुलर स्ट्रेन सादा था। एंगुलर स्ट्रेन क्या था इसका, तो इसलिए इसकी स्टेबिलिटी जो है कम, तो रिएक्टिविटी ज्यादा। ये समझ में आ रहा है आपको? यहाँ तक कोई डाउट है? इधर नीचे। अब अगर मैं व्हाइट फॉस्फोरस की बात करूं, तो व्हाइट फॉस्फोरस जो है ना, ये कार्बन डाइसल्फाइड में सोल्यूबल होता है, अगर अदर ऑर्गेनिक कंपाउंड में सोल्यूबल होता है, बट व्हाइट फॉस्फोरस जो है वाटर में इनसोल्यूबल होता है। क्या होता है? वाटर में इनसोल्यूबल, समझ में है? और ये वाटर में इनसोल्यूबल होता है, बट सोल्यूबल किस में होता है? कार्बन डाइसल्फाइड में। किसमें? कार्बन डाइसल्फाइड में। और व्हाइट फॉस्फोरस क्या होता है? पॉइजनस होता है। व्हाइट फॉस्फोरस क्या होता है? पॉइजनस। बट रेड फॉस्फोरस जो है क्या होता है? वो नॉन पॉइजनस होता है। और रेड फॉस्फोरस जो है वो यहाँ पे इनसोल्यूबल है, किसमें? कार्बन डाइसल्फाइड में। रेड फॉस्फोरस आर इनसोल्यूबल इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट लाइक एज कार्बन डाइसल्फाइड, जबकि मेरा व्हाइट फॉस्फोरस क्या है? सोल्यूबल है। क्या है? सोल्यूबल है। ये समझ में आ रहा है आपको? और व्हाइट फॉस्फोरस ज्यादा रिएक्टिव, और ये क्या है? लेस रिएक्टिव है। रिएक्टिविटी ऑर्डर भी पढ़ लिया हमने, तो रिएक्टिविटी ऑर्डर ऑफ व्हाइट एंड रेड फॉस्फोरस, तो ये मोर रिएक्टिव, लेस रिएक्टिव, पॉइजनस, नॉन पॉइजनस, सोल्यूबल इन कार्बन डाइसल्फाइड, इनसोल्यूबल इन कार्बन डाइसल्फाइड। समझ में आ रहा है? नेक्स्ट पॉइंट पे भी आ जाएंगे। तो एरोट्रॉप का बाकी थ्योरी जो है, हमें ये मेन की पॉइंट ध्यान में रखना है, बाकी पॉइंट्स हम रीड कर लेंगे। अब यहाँ पे कंपाउंड ऑफ फास्फोरस की मैं बात करूं, किसकी बात करूं? कंपाउंड्स ऑफ फास्फोरस। कंपाउंड्स ऑफ फास्फोरस। कंपाउंड ऑफ फास्फोरस में पहला जो कंपाउंड है, फर्स्ट कंपाउंड PH3। फर्स्ट कंपाउंड कौन है? PH3। फर्स्ट कंपाउंड PH3। PH3 को क्या बोला जाता है पता है आपको? फॉस्फीन। फॉस्फीन गैस। समझ में आया? PH3 इज अ फॉस्फीन, जो अमोनिया से ज्यादा पॉइजनस भी होता है। हाउ विल यू प्रिपेयर PH3? PH3 कैसे प्रिपेयर करेंगे? मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ PH3, इसका स्ट्रक्चर बताया था, याद है आपको हाइड्राइड के टाइम पे, या फिर से बताने की जरूरत है तो वो भी डिस्कस करेंगे। आपको याद है ये पिरामिडल शेप में था, पर इसका हाइब्रिडाइजेशन नहीं था, इसका बॉन्ड एंगल 94 डिग्री के रेंज में था, 93.6। समझ में आ रहा है? जिसकी वजह से वो हाइब्रिडाइजेशन शो नहीं करता। अगर मुझे PH3 प्रिपेयर करना है लेबोरेटरी में, तो हम क्या करें? सबसे पहले फॉस्फाइड वाले कंपाउंड, मेटल फॉस्फाइड। अब मेटल फॉस्फाइड कैल्शियम के ले लें, एल्यूमिनियम के ले लें। अगर आपने Ca3P2 ले लिया और वाटर, समझ में आ रहा है? वाटर के साथ हाइड्रोलिसिस कर दिया, या किसी डाइल्यूट एसिड के साथ रिएक्ट करा दिया, तो ये होगा क्या? जरा ध्यान देना। वाटर में HNOH होता है, इस कंपाउंड में कैल्शियम मेटल है और फास्फोरस है, 3 कैल्शियम 2 फास्फोरस। समझ में आ रहा है? मुझे क्या चाहिए? PH3। ये क्या है? पॉजिटिव। ये क्या है? नेगेटिव। नेगेटिव के पास कौन जाएगा? पॉजिटिव। और ये क्या है? नेगेटिव। नहीं समझा? तो ये 2PH3 बन गया। अब कितने हाइड्रोजन चाहिए? 6 ना, तो मैं क्या ले लूं? 6 मोल। और हमें 3CaOH ट्वाइस बैलेंस। अब इसी प्रकार से आप बाकी भी कर सकते हैं। इसी कैल्शियम फॉस्फाइड को अगर मैं किसी भी एसिड के साथ रिएक्ट करा दूं, एक्वस मीडियम में, डाइल्यूटेड मीडियम में, तो ये अब पॉजिटिव कैल्शियम क्लोरीन के साथ कंबाइन हो जाएगा और हमें क्या मिल जाएगा? PH3।
लॉजिक सेम होगा। एल्युमिनियम फॉस्फाइड ले लिया, सल्फ्यूरिक एसिड से रिएक्ट करा दिया। इधर बात कर लूं मैं, अगर वही CA3P2 को अगर मैं HCl से रिएक्ट कराऊं, ब्रेकिंग करके हम लिख सकते हैं PH3 चाहिए हमें, प्लस क्या मिलेगा, बोलो जरा, Ca, तो इसमें 3Ca है, इधर 3, 2 फॉस्फोरस, तो क्या होगा 6। एल्युमिनियम फॉस्फाइड अगर ले लें Al3, तो सल्फ्यूरिक एसिड से रिएक्ट कराया, तब क्या करना होगा गुरु, लॉजिक सेम होगा, ये PH3 बन जाएगा, 3 हाइड्रोजन चाहिए ना मुझे, तो क्या करूँ, यहाँ Al2 SO4 ट्राइस बैलेंस करने के लिए Al2 लेना पड़ रहा है ना, तो 2, इधर भी 2, रिएक्शन बैलेंस हो गया। नहीं समझा, ये तो मेटल फॉस्फाइड के साथ अगर मैं हाइड्रोलिसिस कर दूं या किसी एक्वस एसिड से रिएक्ट करा दूं, तो मुझे क्या मिल जाएगा, मुझे PH3 मिलेगा। क्या मिलेगा, PH3। नहीं समझा। अब किसी P4 को, P4 समझते हो आपने, ये वाला रिएक्शन पढ़ा दिया, P4 वाला कहां पे पढ़ा रहेगा, डिसप्रोपोर्शनेशन रिएक्शन, इफ यू रिमेंबर डिसप्रोपोर्शनेशन रिएक्शन। तो अगर P4 को मैं रिएक्ट करा दूं इसके साथ NaOH प्लस H2O, NaOH प्लस H2O, जब ये दोनों कंबाइन होंगे, इसका 3 मोल, इसका भी 3 मोल, इसको ऐसे भी कर सकते हो, वाइन फॉस्फोरस वाला एक फॉस्फोरस जो है डायग्राम से यहाँ पे क्या बना देगा, PH3, समझ में आ रहा है। बाकी बचे 3 फॉस्फोरस, तो क्या करेंगे, NaH2 PO2, बैलेंस रिएक्शन, यस, समझ में आ रहा है। यहाँ 3 आएगा, क्या बोला जाएगा, सोडियम हाइपो, फॉस्फोरस +1 में है ना, +1 में क्या बताया गया, हाइपो, तो सोडियम हाइपो फॉस्फेट, सोडियम हाइपोफॉस्फाइड, ये समझ में आ रहा है, सोडियम हाइपोफॉस्फाइड। तो P4 को अगर हम NaOH एंड वाटर, अब यहाँ एक बात ये ध्यान देते हैं जरा, ये 0 है, ये -3 है, यहाँ फॉस्फोरस +1 है, क्या हो गया ये, इट इज एग्जांपल ऑफ डिसप्रोपोर्शनेशन रिएक्शन, एग्जांपल ऑफ डिसप्रोपोर्शनेशन रिएक्शन, ये समझ में आ रहा है आपको। अब इसी को अगर हम एक और रिएक्शन है कि PH4I, फॉस्फोनियम आयोडाइड, जैसे अमोनियम होता है ऐसे फॉस्फोनियम होता है, PH4I को हम यहाँ पे रिएक्ट कर दें किसी बेस के साथ, किसी भी बेस के साथ, क्या हो जाएगा, Ki निकल जाएगा, PH4OH वाटर निकाल दो हीट करके, तो क्या हो गया, PH3 प्लस Ki प्लस H2O, समझा आपको, PH3 प्लस Ki प्लस H2O, तो क्या मिल गया आपको, फॉस्फेट। अब इसके प्रॉपर्टीज की बात करें, प्रॉपर्टीज ऑफ PH3, प्रॉपर्टीज ऑफ PH3, PH3 जो होता है ना, उसका स्मेल थोड़ा अलग होता है, नाइट्रोजन वाले जितने थे उनका स्मेल क्या था, जरा याद करो, कौन कौन से, अमोनिया, HNO3, बोथ आर पंजेंट इन ओडर, N2 क्या था, कलरलेस, ओडरलेस, टेस्टलेस गैस, ये 4th वाला कंपाउंड पढ़ रहे हैं, पहला N2 पढ़ा था, दूसरा अमोनिया, तीसरा HNO3, अब ये चौथा क्या पढ़ रहे हैं, फॉस्फाइन। फॉस्फाइन जो है स्टूडेंट कलरलेस गैस होता है, क्या होता है, कलरलेस गैस विद रोटेन फिश, विद रोटेन फिश स्मेल, इनका स्मेल कैसा होता है, रोटेन फिश, और इनका पॉइजनस नेचर क्या होता है, ज्यादा होता है कंपेयर टू अमोनिया, तो हाईली पॉइजनस इन नेचर, हाईली पॉइजनस इन नेचर, ये पॉइंट दिया हुआ है, खाली मुझे समझना है, मैं लिखूंगा कि PH3 कलरलेस गैस, कलरलेस गैस, ये क्या है स्टूडेंट, इट इज अ कलरलेस गैस। अगर ये कलरलेस गैस है, दूसरा पॉइंट क्या होगा इसका, सेकंड पॉइंट, इट हैज रोटेन फिश ओडर या रोटेन फिश स्मेल, इनका स्मेल कैसा होता है, ओडर कैसा होता है, रोटेन फिश, समझ में आ रहा है। तीसरा पॉइंट
हाईली पॉइजनस इन नेचर। चौथा पॉइंट लिख दूं मैं, इट इज इनसॉल्युबल। क्या ये वाटर में सॉल्युबल है? नहीं। रीजन क्या है? नो हाइड्रोजन बॉन्डिंग। सॉल्युबिलिटी साइज कम है तो थोड़ा बहुत सॉल्युबल हो जाता है, बट ये पूरी तरह से सॉल्युबल नहीं है। समझ में आ रहा है आपको? यहां तक कोई डाउट है? इट डज नॉट रिएक्ट विद एसिड और अल्कली। इट डज नॉट रिएक्ट विद एसिड और अल्कली। समझ में आ रहा है? इट फॉर्म एक्सप्लोसिव मिक्सचर विद ऑक्सीजन और एयर। इट फॉर्म एक्सप्लोसिव मिक्सचर विद ऑक्सीजन और एयर। PH3 जो है एक्सप्लोसिव बनाता है एयर में। समझ में आ रहा है? तो ये ध्यान में रखिए। तो अगर मैं PH3 को केमिकल प्रॉपर्टीज की बात करूं, यहाँ पे ध्यान रखिए, फिजिकल प्रॉपर्टीज समझा आपने को या नहीं? फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या है? PH3 इज अ कलरलेस गैस। दूसरा पॉइंट क्या है? रोटेंट फिश स्मेल। तीसरा हाईली पॉइजनस। चौथा इनसॉल्युबल, और ये कैसे? पार्शियली सॉल्युबल, स्पेरेंटली सॉल्युबल, इनकम्प्लीट सॉल्युबल। समझ में आ रहा है? एंड द नेक्स्ट पॉइंट इज not react with acid or base. यहाँ तक कोई डाउट? and it form explosive in contact with air. ये एक्सप्लोसिव बनाता है एयर में। समझ में आ रहा है? तो अब इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज की बात करें, ये मॉलिक्यूल जो PH3 होता है, PH3 यहाँ पे if explored with the traces of oxidizing agent like Cl2, Br2, वेपर ऑफ HM3। समझ में आ रहा है? तो अगर मैं PH3 को रिएक्ट करा दूं किसी क्लोरीन के साथ, क्लोरीन व्हिच एक्ट एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, तो ये क्या करेगा? यहाँ पे PCl3 बना देगा। समझ में आ रहा है? और क्या बन जाएगा? ये हाइड्रोजन एंड क्लोरीन HCl। समझ में आ रहा है? PCl3 एंड HCl। अगर एक्सेस ऑफ क्लोरीन ले लेंगे तो क्या हो जाएगा? ये PCl5 एक्सेस में ये PCl5। इसके रिएक्शंस को बैलेंस करा दूं मैं अगर, तो यहाँ 3HCl होगा। अब यहाँ क्लोरीन कितना लेना पड़ेगा? 5 and 3 8, मतलब 4H2। सेम फॉर ब्रोमीन, सेम फॉर ब्रोमीन। ये जो फॉस्फीन है, ये फॉस्फीन कॉपर सल्फेट एंड मर्क्यूरी क्लोराइड के साथ रिएक्ट करता है। किसके साथ? कॉपर सल्फेट एंड मर्क्यूरी क्लोराइड के साथ रिएक्ट करता है। यहाँ SO4 होगा, ध्यान रखिए। कॉपर सल्फेट एंड PH3 के साथ जब हम रिएक्ट कराएंगे तो यहाँ पे कॉपर फॉस्फाइड बनता है। क्या बनता है? कॉपर फॉस्फाइड, Cu3P2, Cu3P2। और जब हम HgCl2 के साथ रिएक्ट कराते हैं, ये कॉपर और Hg दोनों +2 में है, जब ये PH3 के साथ रिएक्ट करते हैं तो यहाँ पे Hg3P2 बन जाता है। Hg3P2 क्या बनेगा? Hg3P2, मर्क्यूरी फॉस्फाइड बनता है। क्या बनता है? मर्क्यूरी फॉस्फाइड। तो यहाँ प्लस HCl। तो इनके भी रिएक्शंस की अगर मैं बात करूं, कॉपर सल्फेट प्लस PH3, सबसे पहले क्या होगा? ये इस तरह से Cu3P2 बना लिया प्लस सल्फ्यूरिक एसिड। समझ में आ रहा है? इसका 2 मोल ले लूं रिएक्शन बैलेंस करने के लिए, 2 फास्फोरस कॉपर 3, तो क्या हो जाएगा? H2SO4। 2 into 3 6 हाइड्रोजन है, रिएक्शन बैलेंस है या नहीं? सिमिलरली HgCl2 को अगर मैं PH3 के साथ रिएक्ट करा दूं तो ये Hg3P2 बनाएगा प्लस HCl निकल जाएगा। अब इधर भी 3 है तो ये 6, और इधर भी ये 6 HCl निकल जाएगा। ये मर्क्यूरी फॉस्फाइड है और ये कॉपर फॉस्फाइड। ये समझ में आ रहा है? फॉर्मूला ध्यान देना, इस तरह से हो जाएगा। ये पॉइंट क्लियर हुआ है नहीं? यहाँ तक कोई डाउट है? जब फॉस्फेट गैस को आप हीट करेंगे 600 केल्विन पे, 600 केल्विन पे, PH3 को जब आप हीट करेंगे ना, तो बाय हीटिंग ये रेड फॉस्फोरस में जाएगा। किस में जाएगा? रेड फॉस्फोरस प्लस हाइड्रोजन गैस, प्लस क्या मिल जाएगा? हाइड्रोजन गैस। समझ में आ रहा है? and it also combine with many metallic chloride, metallic chloride के साथ ये combine हो जाता है and it can absorb by bleaching powder solution।
ये ब्लीचिंग पाउडर सॉल्यूशन में भी एब्सॉर्ब होता है। समझ में आ रहा है? अगर मैं PH3 को किसी स्ट्रॉन्ग एसिड मिनरल एसिड के साथ रिएक्ट करा दूं, HBr, समझ में आ रहा है, HCl, ये सब के साथ, तो PH3 भी बेस होता है, ये इसका H+ गेन कर लेगा, क्या बना लेगा PH4, और इधर क्या हो जाएगा B। समझ में आ रहा है? तो ये स्ट्रॉन्ग एसिड रहेगा तो क्या करेगा, इजीली H+ देगा, वीक एसिड होगा तो इजीली H+ नहीं देगा, क्योंकि ये वीक बेस है ना। तो ये स्ट्रॉन्ग एसिड है, यहाँ पे क्या बन गया PH4Br, फॉस्फोनियम ब्रोमाइड। समझ में आ रहा है? ये प्रॉपर्टी समझ में आ रहा है? तो PH3 जो है HBr के साथ रिएक्ट करके PH4Br बना लेता है। इसके बाद जो मेन पॉइंट आता है इसका यूजेस, थोड़ी से यूजेस ऑफ फॉस्फोरस। फॉस्फोरस का यूजेस क्या है? फॉस्फोरस का यूजेस जो है, रिमेंबर लाइक दिस, सोल, स्मोक स्क्रीन, स्मोक स्क्रीन में यूज करेंगे। इट इज यूज ऑल्सो इन हॉलमेस सिग्नल, टाइटैनिक, कुछ याद आ रहा है? मूवी तो सभी ने देखा होगा। ऐसे ही एक सच बात बताता हूँ, हम इसको एक्सप्लेन करता हूँ। ये ऑर्गेनोफॉस्फोरस कंपाउंड प्रिपेयर करने के लिए, एंड R इज अ रिड्यूसिंग एजेंट। ये उसका पूरा यूजेस हो गया, जरा ध्यान देंगे। यूज इन अ पावरफुल रिड्यूसिंग एजेंट, स्मोक स्क्रीन यूज इन अ warfare as prepared using phosphine, phosphine को यूज करते हैं। It is also used in a prepare organophosphorus compound, and this one is a phosphine in combustion with acetylene। क्या करते हैं पता है? जो बड़ी बड़ी शिप होती है, पहले के जमाने में ज्यादा ऐसा होता था, जो शिप होती थी तो उसमें ना कैल्शियम फॉस्फाइड और जो है कैल्शियम कार्बाइड का मिक्सचर लिए रहते हैं। वो ड्रम रहता है, टाइटेनियम ऐसा डूबने वाला रहता है, तो क्या करते हैं, वो ड्रम में होल करते हैं, पानी समुद्र में फेंक देते। याद है क्यों? क्योंकि जब ड्रम में होल करेंगे तो उसमें क्या था, उस ड्रम में क्या था, Ca, C2 एंड Ca3P2, राइट। तो जब वो वाटर के कांटेक्ट में आएगा, कैल्शियम कार्बाइड क्या बना देता है, C2H2, जो हमने पढ़ा हुआ एसिटिलीन, CH ट्रिपल बॉन्ड CH। Whenever calcium carbide combined with the water to form acetylene, और ये कैल्शियम फॉस्फाइड Ca3P2 वाटर के कांटेक्ट में अभी पढ़ा हमने, क्या मिलेगा PH3, ये दोनों मिल जाएंगे। समझ में आ रहा है? तो फॉस्फाइन कैचेस फायर इन एयर एंड लाइट ऑफ एसिटिलीन, समझ में आ रहा है, which act as a signal for approaching ship, जो ये अप्रोच करता है कि उस शिप पे प्रॉब्लम आ चुका है। नहीं समझा? तो इट इज यूज इन अ हॉलमेस सिग्नल, ये इंडिकेशन के लिए होता है कि उस पर्टिकुलर शिप पे जो है अब प्रॉब्लम आया हुआ है। तो ये जो है वहां पे यूज किया जाता है एज अ हॉलमेस सिग्नल। तो उस जो है ड्रम में क्या होता है, कैल्शियम कार्बाइड एंड कैल्शियम कार्बाइड जो वाटर के कांटेक्ट में आके, और समुद्र में पानी तो होता ही है, उसी में तो देखा जाता है, तो उस पानी के साथ कांटेक्ट में आके क्या बना लेगा, एसिटिलीन एंड PH3, क्या बना लेगा PH3, which is used in a hallway signal। ये समझ में आ रहा है? इसको स्मोक स्क्रीन जो वॉरफेयर में यूज किया जाता है, द फॉस्फाइन, समझ में आ रहा है? तो ये इनके यूजेस है। नाउ द नेक्स्ट वन, पहले इतना नोट डाउन कर लो फिर आगे बढ़ो। ऑर्गेनोफॉस्फोरस कंपाउंड मतलब ऑर्गेनिक कंपाउंड में जब फॉस्फोरस को यूज किया जाता है, समझ में आ रहा है? तो उस कंपाउंड को प्रिपेयर करने के लिए हम इसको यूज करते हैं PH3, ऑर्गेनोफॉस्फोरस। फॉस्फोरस हैलाइड में PCl3 पढ़ना है एक, और एक PCl5 पढ़ना है। क्या पढ़ना है? PCl3 एंड PCl5। समझ में आ रहा है? जिसको फॉस्फोरस ट्राइक्लोराइड एंड फॉस्फोरस पेंटाक्लोराइड बोला जाता है। क्या बोला जाता है? फॉस्फोरस ट्राइक्लोराइड एंड फॉस्फोरस पेंटाक्लोराइड। अगर आपको PCl3 बनाना है तो आप कैसे प्रिपेयर करेंगे?
सबसे पहले फॉस्फोरस लेके क्लोरीन के साथ रिएक्ट कराते हैं, क्या मिल जाएगा? PCl3। 4P है तो यहाँ 4PCl3, इधर क्या हो जाएगा? 6। तो PCl5 के लिए P4 + Cl2 एक्सेस में ले लेंगे, क्या मिल जाएगा? PCl5 4 मोल। तो इधर कितना आ जाएगा? 4 × 5 20 ना, 10 मोल। समझ में आ रहा है? अब दूसरा जो रिएक्शन है, P4 को अगर हम SO2 SOCl2 ना, SOCl2 के साथ रिएक्ट कराते हैं, थायोनील क्लोराइड बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं? थायोनील क्लोराइड और सल्फ्यूरिक क्लोराइड। इसके साथ रिएक्ट करा दें, ये बनाएगा PCl3 4। अब 4 × 3 12, इधर 8, तो बचा क्या? 4, 8 हो गया ना, इधर 2H2Cl2 प्लस क्या बचा? ये जो 4 हो गया ना, तो बचे क्या? 4 SO2। रिएक्शन बैलेंस है, जरा चेक कर लो। टोटल 8 सल्फर है, 4 इधर आ गया, 4 इधर, इधर 12, 8 × 2 16 क्लोरीन है, 4 × 3 12 है, 4 16, रिएक्शन बैलेंस हो गया। तो ये इसको सल्फर मोनोक्लोराइड बोला जाता है, H2Cl2, which is stable in a dimer form। अब इसको अगर बनाना है तो P4 + SO2Cl2 ले लो, क्या बन जाएगा? PCl5, यहाँ कितना मोल? 4, और क्या कर देंगे? SO2 बाहर, तो कितना? 4 × यहाँ पे 10 मोल लेना पड़ेगा, 10 SO2 आपका निकल जाएगा। यही मेथड ऑफ प्रिपरेशन है, समझ में आ रहा है? ये दोनों क्या है इनके? मेथड ऑफ प्रिपरेशन। अगर इनकी प्रॉपर्टीज की बात करूं मैं, एक साथ प्रॉपर्टीज की बात कर रहे हैं, प्रॉपर्टीज तो PCl3, अब PCl3 और PCl5 के जो रिएक्शन है मुझे पढ़ाने की जरूरत नहीं है, तो ये पढ़ाया कैसे। अगर इसको वाटर के साथ रिएक्ट करा रहे हैं, किसके साथ? वाटर के साथ, तो PCl3 का रिएक्शन कैसा होगा? कुछ याद आ रहा है? HNOH ले लो, और इधर क्या हो जाएगा? ये पहला रिएक्शन, प्रोडक्ट आप लिख पाएंगे। सिमिलरली अल्कोहल के साथ अगर मैं रिएक्ट करा दूं, किसके साथ? अल्कोहल के साथ, किसको? PCl3 से, तो इसका भी प्रोडक्ट लिख पाएंगे हम। ये दोनों रिएक्शन पढ़ा हुआ है आपने। अब यहाँ 3 मोल है ना, तो मैं डायरेक्टली 3 मोल एसिड लेके अगर PCl3 से रिएक्ट करा दूं तो बोलो क्या आएगा? ये OH चला जाएगा ना, यहाँ क्या मिल जाएगा? RC⋅O। नहीं समझा? PCl3 को अगर मैं फर्दर क्लोरीन के साथ रिएक्ट करा दूं तब क्या होगा? क्लोरीन कन्वर्टेड इनटू PCl5, ये किस में चला जाता है? फास्फोरस पेंटाक्लोराइड। ये समझ में आ रहा है? अगर मैं यहाँ पे PCl3 को सिल्वर साइनाइड के साथ रिएक्ट कराऊंगा, किसके साथ? सिल्वर साइनाइड, तो ये क्या बना लेगा? फास्फोरस जो है PCl3 बना लेगा। तो कैसे? AgCN को जब भी PCl3 के साथ रिएक्ट कराएंगे तो ये PCl थ्राइस बनता है, और AgCN कितने मोल लेने पड़ेंगे? 3, तो ये क्या बन जाएगा? 3 AgCN। इसको भी वैसे ही कर सकते हैं, कौन सा लॉजिक? AgCN 3 टाइम्स PCl3, रिएक्शन सेम हो जाएगा। समझ में आ रहा है? तो ये जो हमने अभी यहाँ पे डिस्कस किया, ये किसकी केमिकल प्रॉपर्टीज है? PCl3। समझ में आ रहा है? अगर हम PCl5 की बात करें तो PCl5 में पहला केमिकल प्रॉपर्टीज की बात करूँ मैं, तो PCl5 को पहले हीट कर दो, तो PCl5 PCl3 में जाएगा और किस में चला जाएगा? Cl2 में जाएगा, फास्फोरस ट्राइक्लोराइड है Cl2। अब स्ट्रक्चर से बताऊंगा कौन सा वाला बॉन्ड टूट के लिए Cl2 में जाता है।
जो आपका एक्सियल वाले बॉन्ड होते हैं ना वो टूट जाते हैं इजीली। PCl5 को अगर वाटर के साथ रिएक्ट कराया, अल्कोहल के साथ रिएक्ट कराया, एसिड के साथ रिएक्ट कराया तो क्या बनेगा? प्रोडक्ट तो सेम होंगे बट बाई प्रोडक्ट सेम होगा क्या? नहीं, उनके बाई प्रोडक्ट क्या होंगे? डिफरेंट। तो यहाँ पे एक एग्जांपल दे रहा हूँ HOH का, समझ में आ रहा है? सिमिलरली आपके बाकी भी रिएक्शन में PCl5 राइट, HCl, वाटर में दोनों HCl मिल जाएंगे और क्या होगा? 2HCl प्लस POCl3। और अगर यही कोई अल्कोहल ले लो, उसको PCl5 से रिएक्ट कराए तो क्या मिलेगा? RCl HCl POCl3। किसी एसिड के साथ रिएक्ट करा तो क्या मिलेगा बोलो? रिएक्शन सिमिलर, RC डबल बॉन्ड OCl प्लस HCl प्लस POCl3। टेक्निक समझ में आ गया? तो रिएक्शन ये इजी तो है बट खाली टेक्निक समझना। अगर मैं यहाँ पे किसी मेटल को PCl5 के साथ रिएक्ट करा दूं, Ag प्लस PCl5, अब ये इजीली जो है ना बाई हीटिंग क्या हो जाता है? PCl3 में जाता है और Cl2, तो क्लोरीन Ag के साथ रिएक्ट करके AgCl प्लस PCl3, रिएक्शन बैलेंस है। अगर मैं यहाँ पे T ले लूं, Sn प्लस PCl5 क्या मिल जाएगा आपको? SnCl2 प्लस PCl3। यही रिएक्शन, इतना ही एनसीईआरटी में रिएक्शन है, समझ में आ रहा है? ये ध्यान रखना। Cl2 SnCl2 बन जाएगा। उसको अगर एक्सेस ऑफ क्लोरीन से रिएक्ट कराएंगे तो ये SnCl2 में चला जाएगा। एक्सेस ऑफ SnCl2 में भी जाता है। Sn प्लस Cl4 और +2 एंड +4 दोनों बनाता है। तो एक्सेस ऑफ क्लोरीन ले लिया तो यहाँ पे हमें क्या करना पड़ेगा? अगर 2 मोल लेऊंगा ना मैं, 2 मोल, तब मैं डायरेक्टली SnCl4 लूंगा। अब ये Cl2 दूसरा वाला कहाँ से आया है? PCl5 से आया है, समझ में आ रहा है? तो अगर आपको SnCl4 बनाना तो ये 2 मोल ले लो, तो ये SnCl4 हो जाएगा और यहाँ तक क्या होगा? 2PCl। ये समझ में आ रहा है? PCl5 is used in the synthesis of some organic compound like as a acid halide and कहाँ पे? acid halide and alkyl halide, समझ में आ रहा है? It is also used as a chlorinating agent। PCl5 को हीट करते हैं तो क्या होता है? क्लोरीन मिलता है, हाँ या ना? स्ट्रक्चर ऑफ PCl3 एंड PCl5। PCl3 एंड PCl5 के स्ट्रक्चर की अगर बात की जाए, यानी PCl3 एंड PCl5 के स्ट्रक्चर ऑफ PCl3 एंड PCl5 ध्यान देंगे। PCl3 का स्ट्रक्चर कैसा होगा? ये फॉस्फोरस, इस तरह से हो गया, समझ में आया? प्लस PCl5 में ये इस तरह से, समझ में आया? अब ये sp3 होगा तो पिरामिडल हो जाएगा और यू कैन से डिस्टॉर्टेड टेट्राहेड्रल। ये क्या हो रहा है? sp3d क्या हो जाएगा? ट्राइगोनल बाइपिरामिड। ट्राइगोनल बाइपिरामिड, समझ में आ रहा है? ट्राइगोनल बाइपिरामिडल ऑफ PCl5। ये PCl5 का स्ट्रक्चर है। ये जो दो क्लोरीन है ये एक्सियल पे, ये तीनों क्लोरीन है इक्विटोरियल पे है। ये जो बॉन्ड लेंथ है ये बॉन्ड लेंथ ज्यादा होता है, ये बॉन्ड लेंथ कम। यही रीजन है कि ये PCl5 का जब हम हीटिंग करते हैं तो ये, मैं हीटिंग इधर दिखा देता हूँ, हीटिंग करते हैं ये PCl5 PCl3 में चला जाता है, ये दोनों क्लोरीन निकल जाते हैं, समझ में आया? तो इसके पास एक लोन पेयर आता है और ये Cl2 में चला जाता है, PCl3 एंड Cl2 में ये कन्वर्ट हो जाता है, समझ में आया? तो ये थर्मली जो है कम स्टेबल है, ये ज्यादा है। PCl5 कन्वर्टेड इनटू PCl3 व्हेन
heated or you can say by decomposition. यहाँ तक समझ में आ रहा है? तो PCl5 के स्ट्रक्चर है, यहाँ तक कोई भी कंफ्यूजन? यहाँ पे अगर मैं इनके एक्सियल और इक्वेटोरियल के बॉन्ड लेंथ की बात करूँ तो ये जो इक्वेटोरियल वाला है ये 202 पिकोमीटर है और ये कितना है 240 पिकोमीटर। तो एक्सियल बॉन्ड लेंथ ज्यादा है तो ये वीकर होगा, ये बॉन्ड लेंथ कम है तो स्ट्रॉन्गर होगा। यहाँ तक कोई डाउट? यहाँ तक समझा? और ये जो फॉर्म है ये गैसेस PCl5 के लिए जरा ध्यान दीजिए, जरा आगे ओपन करिए उधर ही। तो ये जो PCl5 है समझ आ रहा है, ये जो PCl5 का स्ट्रक्चर है ये गैसेस PCl5 का स्ट्रक्चर है, समझ में आ रहा है? अगर वहां पे ऐसा बोला जाता है कि सॉलिड PCl5 क्या होगा, सॉलिड PCl5, तो PCl5 इन सॉलिड फॉर्म, सॉलिड फॉर्म में ये क्या कर लेता पता है, ये ऐसे बन जाता है, ये PCl5 PCl6 नेगेटिव बनाता है और PCl4 बना देता है, समझ में आ रहा है? PCl6 नेगेटिव और PCl4 पॉजिटिव। जब PCl4 पॉजिटिव की बात करेंगे तो ये sp3 बन जाता है और नेगेटिव की बात करेंगे तो ये sp3d2 बन जाता है, समझ में आ रहा है या नहीं? ये sp3d2 6 क्लोरीन, ये sp3। अब ये क्या हो जाएगा टेट्राहेड्रल बनेगा और ये क्या बन जाएगा बोलो जरा ऑक्टाहेड्रल, ये ऑक्टाहेड्रल। तो अगर क्वेश्चन में ये पूछता है कि व्हाट इज द स्ट्रक्चर ऑफ सॉलिड PCl5 या आयनिक सॉलिड PCl5, तो ऐसे केसेस में ये ऑक्टाहेड्रल एंड टेट्राहेड्रल बोथ होंगे, समझ में आ रहा है? और गैसेस PCl5 क्या हो जाएगा ट्राइगोनल बाय पिरामिडल, ट्राइगोनल बाय पिरामिडल। ये ध्यान में रखेंगे, ये एनसीईआरटी में भी दिया हुआ ये लाइन, तो वो पॉइंट को एकदम ध्यान से रखेंगे कि जब भी ये सॉलिड फॉर्म में होगा तो ये PCl5 क्या होगा PCl6 नेगेटिव और PCl4 पॉजिटिव में जाता है, समझ में आ रहा है? तो इसका हाइब्रिड एसिड क्या हो जाएगा sp3d2 व्हिच इज ऑक्टाहेड्रल, ये क्या हो जाएगा PCl4 प्लस sp3 व्हिच आर टेट्राहेड्रल। नहीं समझा? ये पॉइंट क्लियर हो गया? तो ये आपको एक क्वेश्चन बन सकता है एमसीक्यू में, जो हमें ध्यान में रखना होगा। इतना स्ट्रक्चर तक हमें एक बार गो थ्रू कर लेना है। ऑक्सीएसिड ऑफ फॉस्फोरस, ऑक्सीएसिड ऑफ फॉस्फोरस, इसमें क्या क्या पढ़ना है पहले अगर मैं बात करूं तो मेन फॉर्मूला, नंबर ऑफ पीएच एंड पीओएच। तो इससे पहले मैं ऑक्सीडेशन स्टेट की बात करूं, ऑक्सीडेशन स्टेट समझ में आ रहा है, स्ट्रक्चर, नंबर ऑफ पीएच एंड पीओएच, बेसिसिटी समझ में आ रहा है, बेसिसिटी यस, ये पढ़ना है। किसके बारे में ऑक्सीएसिड ऑफ फॉस्फोरस, इतने पॉइंट पढ़ने हैं, अब इसको जरा ध्यान देंगे। ऑक्सीएसिड ऑफ फॉस्फोरस के लिए फॉर्मूला और नेम कैसे ध्यान में रखना है, सबसे पहले HPO, HPO बॉन्डिंग पढ़ा होगा, मुझे पता है तुमको सब पता है, मैं एज अ फॉर्मेलिटी तुमको पढ़ा रहा हूं। HPO, 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 312, 313, 314। अब इसमें से एक एक सब में ऐड कर दो, 4 2 समझ में आ रहा है, 4 2 6, 4 2 7, ये समझ में आ रहा है? एक और हमें अलग से पढ़ना है HPO3, मेटाफॉस्फोरिक एसिड, इसको क्या बोलते हैं मेटाफॉस्फोरिक एसिड, ये अलग से पढ़ना। ये समझा आपको? ये क्या हो गया फॉर्मूला हो गया। अब इनके नेम पढ़ने, क्या पढ़ने हैं नेम, इनके लिए अस, इनके लिए एक, रिमेंबर लाइक दिस, हो एंड PHP, H means hypo,
ऑर्थो, ओ के लिए ऑर्थो, पी के लिए पाइरो, पी के लिए पाइरो, हाइपो, ऑर्थो एंड पाइरो। हाउ टू रिमेंबर द नेम ऑफ दिस कंपाउंड? फॉस्फोरस एसिड है, ऑक्सी एसिड ऑफ फॉस्फोरस है ये, तो यहाँ पे H मतलब हाइपो, क्या पढ़ेंगे? हाइपो फॉस्फोरस, आना चाहिए, फॉस्फोरस एसिड, हाइपो फॉस्फोरस एसिड, ऑर्थो फॉस्फोरस एसिड, ऑर्थो फॉस्फोरिक एसिड, यहाँ ई का है, ऑर्थो फॉस्फोरिक एसिड, पाइरो फॉस्फोरस एसिड, हाइपो फॉस्फोरिक एसिड, पाइरो फॉस्फोरिक एसिड। समझा? एक बार जेईई में क्वेश्चन पूछा था इसी पे कि किसका ऑक्सीडेशन नंबर सेम है, तो ऐसे दो दो का पेयर बना के दे दिया था, कौन से दो पेयर का ऑक्सीडेशन नंबर, जब आप पीवाई सॉल्व करोगे तो मिलेगा। एकदम इजी क्वेश्चन था ऑक्सीडेशन नंबर पे, समझ में आ रहा है? तो अब हमने क्या क्या डिस्कस कर लिया? नेम, फॉर्मूला। अब यहीं पे अगर मुझे ऑक्सीडेशन नंबर जानना है तो क्या हम ऑक्सीडेशन नंबर यहीं की कर सकते हैं, या तो हम स्ट्रक्चर्स के अकॉर्डिंग करें। पहले स्ट्रक्चर बना लेते हैं, फिर हम क्या करेंगे, वहां पे पर्टिकुलर स्ट्रक्चर में हम ऑक्सीडेशन नंबर की बात करें। अब स्ट्रक्चर्स के लिए एक पॉइंट याद रखेंगे, फास्फोरस जो होता है पेंटावैलेंट होता है, तो ईच फास्फोरस पेंटावैलेंट, राइट? ईच फास्फोरस have one p double bond O, p double bond O, उनके पास एटलीस्ट एक p double bond हो है। दूसरा, remaining oxygen form OH, क्या बना लेगा? OH। ये समझ में आ रहा है? जितने भी फास्फोरस हैं 5 बॉन्ड बनाएंगे और एटलीस्ट 1 p डबल बॉन्ड वो बॉन्ड रहेगा, और जो रिमेनिंग ऑक्सीजन है वो क्या बना लेगा? POH। समझ में आ रहा है? यहाँ पे ध्यान में रखेंगे, ये ऑड नंबर है, ये ऑड नंबर है। ऑड नंबर वाले जो है ना वो POP लिंकेज बनाएंगे, इवन नंबर वाला क्या बनाएंगे? PP लिंकेज बनाएगा। ये भी ऑड है तो POP। समझ में आ रहा है आपको? अगर मैं स्ट्रक्चर्स की बात करूं तो पहला स्ट्रक्चर जो है यहाँ पे H3PO2 का है, तो फास्फोरस पेंटावैलेंट में एक p डबल बॉन्ड वो फिक्स हो जाएगा, यहाँ पे H, इधर भी H, इधर क्या हो जाएगा? OH, क्योंकि फॉर्मूला क्या है? H3PO2, 1 p डबल बॉन्ड O, रिमेनिंग ऑक्सीजन फॉर्म OH। ये समझ में आ रहा है? दूसरे स्ट्रक्चर में क्या हो जाएगा? p डबल बॉन्ड O, हाउ मेनी ऑक्सीजन? 3, तो इधर क्या हो जाएगा? OH OH। तीसरा p डबल बॉन्ड O, OH OH OH। समझ में आ रहा है आपको? द फोर्थ वन मैं उसको मान रहा हूँ H4P2O5, क्या हो जाएगा? POP, p डबल बॉन्ड O, p डबल बॉन्ड O, टोटल ऑक्सीजन 5 थे, 3 यूज हो गए, बचे कितने? 2, OH OH, the H। समझ में आ रहा है? The fifth one is p double bond O, p double bond O, इधर OH, यहाँ पे भी OH OH OH। समझ में आ रहा है? The seventh में क्या हो जाएगा? सॉरी सिक्स में p डबल बॉन्ड O, O, p डबल बॉन्ड O, इधर OH 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 एंड। इसमें एक बात ये भी है, अगर जितने भी फास्फोरस है दो वाले में देखेंगे, जो अटैचमेंट इस साइड लेफ्ट हैंड साइड के फास्फोरस का है, सेम अटैचमेंट राइट साइड फास्फोरस का है, सेम टू सेम है। देखेंगे, समझ में आ रहा है? अब यहाँ पे नेक्स्ट पॉइंट क्या है हमारा? आफ्टर स्ट्रक्चर ऑक्सीडेशन नंबर की बात करूं मैं तो क्या हो जाएगा? ऑक्सीजन -2 होता है, हाइड्रोजन यहाँ पे +1 है, उसके अकॉर्डिंग काउंट करो यहाँ पे क्या आ रहा है? ये -2 -1 +1 +1 क्या बचा? प्लस। समझ में आ रहा है? इधर क्या बचा? +3, इधर क्या बचा? +5। कैसे आया वो समझ में आ रहा है? सॉल्व कर पाएंगे? -2 OH ओवरऑल ऑक्सीजन -2 होता है, बट OH ले लिया तो मैं डायरेक्टली -1 ले ले रहा हूँ। -1 -1 -1 -2,
तो ये -5, तो ये क्या हो जाएगा +5, ये -1 -1 -2 -2 -4 +1 बचा क्या -3, तो ये क्या हो जाएगा +3। ये समझ में आ रहा है? ये उनका ऑक्सीडेशन नंबर। हाउ मेनी नंबर ऑफ पीएच एंड पीओएच बॉन्ड? 2 pH बॉन्ड एंड 1 POH बॉन्ड। ये सारे पॉइंट स्ट्रक्चर से ही बताने हैं, समझ में आ रहा है? बेसिसिटी की बात करो, बेसिसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ POH बॉन्ड। तो इसमें कितने रिप्लेसेबल H+ आयन है? 1। ये मोनो बेसिक, डाई बेसिक, ट्राई बेसिक, इक्विवेलेंट कॉन्सेप्ट में भी पढ़ा रहेगा आपने। इसके लिए 1, इसके लिए 2 बेसिसिटी, इसके लिए बेसिसिटी 3। यहाँ तक समझ में आ रहा है? कोई कंफ्यूजन? तो जितने रिप्लेसेबल H+ रहेंगे तो बेसिसिटी इज इक्वल टू नंबर ऑफ POH बॉन्ड। ये समझा? चलो अब मेरे पॉइंट पे आ गया। अब मेरा क्वेश्चन यहाँ पे क्या है, ध्यान देना जरा। मेरा क्वेश्चन क्या है? व्हाट इज द एसिडिक नेचर? एसिडिक नेचर क्या होगा इनका? इन तीनों का बताइए। सबसे ज्यादा कौन है? क्यों? तो +1 है तो कम होगा, हाँ वो कम होगा, और ये ज्यादा H3PO H+, जितना ज्यादा H+ देगा उतना ज्यादा एसिडिक। हाँ वही तो मैं पूछ रहा हूँ। नहीं थर्ड वाला सबसे एसिडिक होगा, फिर सेकंड फिर फर्स्ट। अरे बेसिक नहीं, आंसर तो फर्स्ट ही है, बट क्यों? अब यहाँ मैं थोड़ा सा ना बॉन्डिंग, बैक बॉन्डिंग, रेजोनेंस ये सब पे इन्वॉल्व कराता हूँ। रेजोनेंस फैक्टर, -I इफेक्ट, ये H+ जाएगा नेगेटिव चार्ज। एसिड का मीनिंग क्या होता है आपको याद है? एसिड का मीनिंग कि H+ देने के बाद जो एनायन बचेगा, एनायन क्या होना चाहिए? राइट? तीन से ये दोनों में से कोई भी एक H निकाल दो, कोई भी एक माइनस हो जाएगा। समझ में आ रहा है? इधर भी किसी एक को भी निकाल दो, कोई भी एक माइनस हो जाएगा। पॉइंट क्लियर हो रहा है? अब यहाँ जरा ध्यान देंगे, जब ये H+ गया तो ये दोनों, ये जो है ये -I मान लो मैं p डबल बॉन्ड प्लस, हाइड्रोजन में कोई ये नहीं, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? समझ में आ रहा है आपको? यहाँ पे -I तो इसमें भी है, इसमें भी है, बट इधर -I के साथ साथ ये क्या है? इधर क्या है? इधर ज्यादा प्लस है। एसिडिक नेचर क्या हो गया? 1 2 3। नहीं समझा? हमने फटक से H+ ये वो बेसिसिटी का उल्टा क्या ना क्या सब कॉन्सेप्ट बता दिए, बट वो पॉइंट बराबर है, बट उसको कैसे यूज करना है वो भी तो अपने को सही से पता होना चाहिए। आपने जो बताया था वो यूज नहीं। तो यहाँ पे ध्यान देंगे, फर्स्ट वन इज मोर एसिडिक देन सेकंड देन थर्ड। लॉजिक क्लियर हो रहा है? अब इसका मतलब कैसे है कि H+ जाने के बाद ये नेगेटिव, इसमें बहुत लोग गलती करते हैं, बहुत लोग। H+ जाने के बाद एनायन बना है, ये एनायन जितना ज्यादा स्टेबल है एसिडिक नेचर उतना ज्यादा होगा। समझिए HCl HBr HI में why HI is more basic acidic, क्योंकि उसका I- ज्यादा स्टेबल होता है कंपेयर टू फ्लोरीन एंड क्लोरीन। समझ में आ रहा है आपको? फ्लोराइड माइनस ज्यादा अनस्टेबल होता है ना, इसलिए उसका एसिडिक नेचर की जो कांस्टेंट वैल्यू होती है pK वैल्यू वो पॉजिटिव में आती है, बाकी मिनरल एसिड नेगेटिव में होते हैं, और HF की वैल्यू पॉजिटिव में होती है। तो यहाँ पे ये जो नेगेटिव चार्ज स्टेबलाइज बाय -I, हाइड्रोजन क्या है? ना तो +I ना तो -I, इधर भी वैसा, बट ये +M हो रहा है, इधर +M क्या करता है? एनायन की स्टेबिलिटी को कम। तो यहाँ बीच में इज द मोस्ट स्टेबल, फर्स्ट देन सेकंड देन थर्ड। तो एसिडिक नेचर भी क्या होगा? यहाँ पे मैं एसिडिक नेचर लिख देता हूँ।
ये लिख लेना H3PO2, H3PO3, H3PO4। ये एसिडिक नेचर है, ध्यान देना। ये मैं बेसिसिटी नहीं पढ़ाया है, ये एसिडिक नेचर बताया, वो ध्यान में रखना, कोरिलेट करने आना चाहिए। तो एसिडिक नेचर ऑफ दिस phosphorus acid is H3PO2, H3PO3 and H3PO4। तो ये ऑक्सी एसिड ऑफ फास्फोरस भी हो गया। हम टेबल में एक बार प्रिपरेशंस की भी बात कर लेते हैं। हाउ विल यू प्रिपेयर ऑक्सी एसिड ऑफ फास्फोरस, आप इनको कैसे प्रिपेयर करेंगे तो जरा ध्यान देंगे। अगर मुझे H3PO2 बनाना है, समझ में आ रहा है, H3PO2, तो क्या करूँगा मैं, व्हाइट फास्फोरस प्लस अल्कली ले लूँ। अल्कली मतलब कोई भी बेस, तो क्या मिल जाएगा आपको, H3PO2। अब ये वाला रिएक्शन मैं आपको बताता हूँ, आपने अभी जस्ट पढ़ा हुआ है, आपको याद होना चाहिए, NaHPO2 वाला, समझ में आ रहा है। तो इसके Na को रिप्लेस कर दिया हाइड्रोलिसिस, तो क्या हो जाएगा, H3PO2। P2O3, H3PO3 जो होता है ना, H3PO3 is a anhydrous acid of P2O3, sorry, P2O3 is an anhydrous acid of H3PO3। ये क्या है, इसमें वाटर मिला दिया तो क्या मिल जाएगा, ये फास्फोरस एसिड या ऑर्थोफॉस्फोरस एसिड, ये मिल जा रहा है, समझ में आ रहा है या नहीं। तो ये H3PO3 बन जाएगा। अगर मैं PCl3 को क्या कर दूं, H3PO3 के साथ रिएक्ट करा दूं, PCl3 प्लस H3PO3, तो हमें क्या मिल जाएगा, H4P2O5। रेड फास्फोरस प्लस अल्कली को रिएक्ट करा दें, तो क्या मिल जाएगा, H4P2O6, समझ में आ रहा है। एंड P4O10 प्लस वाटर, समझ में आ रहा है, P4O10 प्लस वाटर क्या मिल जाएगा आपको, H3PO4। H3PO यहाँ पे P2O6 होगा, H4P2O6, समझ में आ रहा है। H4P2O6 अगर हो गया है तो ये आएगा H3PO4 फॉस्फोरिक एसिड, समझ में आ रहा है। ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड यहाँ लिखा गया है, समझ में आ रहा है। तो इनको अगर हमें बनाना है तो क्या करेंगे, फॉस्फोरिक एसिड को हीट करके वाटर निकाल दें, तो क्या बनता है, H3PO4 अगर आपने लिया हुआ है, इसको हीट कर दें, तो हीट कर देंगे तो क्या होगा, वाटर निकलेगा, 2 फॉस्फोरस 6 हाइड्रोजन, क्या बचा, H4P2 और O7 प्लस H2O, ये निकल जाएगा आपको, समझ में आ रहा है। तो सभी अब इसका 2 मोल लेके ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड को हीट करेंगे तो क्या मिल जाएगा, पायरोफॉस्फोरिक एसिड। और ये रिएक्शन हमने पढ़ लिया है, ये डायरेक्टली क्या करना है, फास्फोरस ट्राइऑक्साइड में वाटर मिक्स कर दो तो आपको क्या मिल जाएगा, H3PO3। अब H3PO3 को PCl3 से रिएक्ट करा तो क्लोरीन हट जाएगा, वहां पे OH आएगा, समझ में आ रहा है, और वो कन्वर्ट हो जाएगा H4P2O5। रेड फास्फोरस प्लस अल्कली ले लेंगे तो क्या हो जाएगा, H4P2O6। ये समझा आपको। और ये रिएक्शन हमने पढ़ा हुआ, P4O10 को वाटर के साथ रिएक्ट कराएंगे तो क्या बनेगा, H3PO4, समझ में आ रहा है। तो इतना देख लेंगे, यस समझ में आ रहा है। ये एलिमेंट होते हैं ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेलुरियम एंड पोलोनियम। इन विच पोलोनियम इज अ रेडियोएक्टिव एलिमेंट, ये रेडियोएक्टिव होता है। ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम ये जो है स्टेबल होते हैं, बट पोलोनियम क्या होते हैं, रेडियोएक्टिव, समझ में आ रहा है। The first 4 elements of this group, oxygen, sulfur, selenium and tellurium, are called chalcogen, meaning are forming elements, समझ में आ रहा है। And this is because a large number of the metal found in the earth crust are oxide and sulfide। जितने भी मेटल होते हैं जनरली ऑक्साइड सल्फाइड ये फॉर्म में पाए जाते हैं अर्थ क्रस्ट, इसलिए इनको क्या बोला जाता है, चाल्कोजेन। क्या बोला जाता है, चाल्कोजेन। द मेटल में अगर एज सेलेनाइड एंड टेलुराइड आल्सो, बहुत सारे ऐसे भी मेटल होते हैं सेलेनाइड एंड टेलुराइड फॉर्म भी।
अकरेंस की अगर मैं बात कर दूं यहाँ पे, अकरेंस ऑफ ग्रुप 16, तो पूरे ग्रुप 16 में सबसे ज्यादा अकरेंस किसका है? ऑक्सीजन इज द मोस्ट अबंडेंट ऑफ ऑल द एलिमेंट ऑन द अर्थ। इवन पूरे पीरियोडिक टेबल में बाय मास किसका परसेंटेज ज्यादा होता है? पूरे पीरियोडिक टेबल में ऑक्सीजन ना, परसेंटेज कितना है? 46 के रेंज में, 45 46, तो 46 के रेंज में बाय मास होता है ना 46 दिया गया। ऑक्सीजन फॉर्म अबाउट 46.6 बाय मास ऑफ अर्थ क्रस्ट। ड्राई एयर में 28%, ड्राई एयर में नाइट्रोजन 78, ऑक्सीजन 21, बट पूरे अर्थ पे ऑक्सीजन बाय मास कितना होता है? 46.6। समझ में आ रहा है आपको? सल्फर अगर लेस abundantly, it is only 0.03 to 0.1%. Sulfur is in combined form. सल्फर किस में पाया जाता है? जनरली फॉर्म इन कंबाइंड फॉर्म। सल्फेट में समझ में आया? जिप्सम में, जिप्सम का फॉर्मूला ध्यान में रखेंगे, CaSO4.2H2 एंड इप्सम मैग्नीशियम सल्फेट.7H2। समझ में आ रहा है? बायरेट जो है बेरियम सल्फेट, सल्फाइड लाइक एज अ जिंक सल्फाइड जिसको जिंक ब्लेंड भी बोला जाता है, गैलेना PbS को बोला जाता है, एंड कॉपर पाइराइड CuFeH2 को बोला जाता है। ये जो है सल्फर की कंबाइंड फॉर्म है। क्या है? कंबाइंड फॉर्म ऑफ सल्फर। समझ में आ रहा है? ऑक्सीजन आपके फ्री फॉर्म में भी पाए जाते हैं, और अर्थ पे जो है 46% जो है बाय मास जो है ऑक्सीजन ही है, बट सल्फर की क्वांटिटी 0.03 से 0.1% है। वो भी सल्फर फ्री स्टेट में नहीं पाया जाता, कंबाइंड फॉर्म में पाया जाता है। कौन कौन से कंबाइंड फॉर्म में? सल्फेट के फॉर्म में, जिप्सम के फॉर्म में, और इप्सम के फॉर्म में। समझ में आ रहा है? तो जिंक ब्लेंड, गैलेना, कॉपर पाइराइड ये सब के फॉर्म में पाया जाता है। It is found that very small quantity occur as a H2S. हाइड्रोजन सल्फाइड में भी सल्फर है, बट वहां पे बहुत स्मॉल क्वांटिटी में पाया जाता है। समझ में आ गया? हॉट स्प्रिंग एंड मेटेओराइट्स एक्सेट्रा ये सब में भी पाए जाते हैं। मस्टर्ड, एग, प्रोटीन, बहुत सारे प्रोटीन सल्फर वाले प्रोटीन होते हैं। बहुत सारे प्रोटीन जो है सल्फर, ये भी पूछा जाता है कि कौन से प्रोटीन में सल्फर होता है। तो प्रोटीन ये सब, मस्टर्ड, एग, हेयर, वूल, ऑर्गेनिक मटेरियल ये सब में भी सल्फर पाया जाता है। बट ये जो यहाँ पे पॉइंट बताया है, इनमें सल्फर का जो क्वांटिटी होता है बहुत कम होता है। ये लेस अबंडेंट की बात करेंगे यहाँ पे। सल्फर ऑलरेडी लेस अबंडेंट है, बट इन कंपाउंड में, इन प्लेस पे सल्फर का जो परसेंटेज होता है बहुत कम होता है। समझ में आ रहा है? Selenium and tellurium occur as a metal selenide and telluride in sulfide ore. समझ में आ रहा है? The last element polonium is a radioactive, which I told you कि ये radioactive है। समझ में आ रहा है? जो stable होता है, और ये derive कहाँ से हुआ है? Came from polonium। पोलोनियम पोलैंड से डिराइव हुआ, इसलिए इसका नेम पोलोनियम रखा गया। समझ में आ रहा है? अगर मैं इनके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात करूं, किसके? ग्रुप 16 के, तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हमें खुद से ही करना है। मैं यहाँ पे खाली लिख रहा हूँ जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ ग्रुप 16 एलिमेंट is NH2 NP4। अगर ग्रुप 16 NH2 NP3 का ग्रुप 15, तो ये क्या हो जाएगा? ग्रुप 16 NH2 NP4। ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8 है, तो उसके लिए आप क्या लिखेंगे? 1s2 2h2 2p4। ये दोनों क्या है? वैलेंस शेल, ये हमारा कंप्लेक्स। तो इनके वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 6। सिमिलरली आप सल्फर 16 के लिए समझ में आ रहा है? सेलेनियम जो है 34, टेलुरियम क्या हो जाएगा? 52। इनके लिए आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख सकते हैं, पोलोनियम का भी लिख सकते हैं, मैंने यहाँ ये समझ में आ रहा है? तो ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ ऑक्सीजन 1s2 2h2 2p4 है।
समझ में आ रहा है? जिनके वैलेंस शेल में 4 and 2 6 इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं, टोटल 4 p में है और 2 यहाँ। सिमिलरली सल्फर और ये सब आप लिख पाएंगे, तो मैं आगे बढ़ जाता हूँ। नेक्स्ट पॉइंट जो है यहाँ पे फिजिकल स्टेट एंड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर। फिजिकल स्टेट की बात करूँ मैं, तो फिजिकल स्टेट में फिजिकल स्टेट ऑफ ग्रुप 16 एलिमेंट, ग्रुप 16 का फिजिकल स्टेट, ऑक्सीजन जो है O2, ऑक्सीजन जो है O2, फर्स्ट नंबर जो है हमारा ऑक्सीजन है, जो O2 वो डायटोमिक फॉर्म में पाया जाता है, डायटोमिक और गैस होता है। क्या होता है? डायटोमिक और गैस होता है। समझ में आ रहा है? अदर जो है सल्फर, सेलेनियम, टेलुरियम, ये सब क्या होंगे? पॉली एटॉमिक होंगे। क्या हो जाएंगे? पॉली एटॉमिक। और क्या होंगे? सॉलिड। क्या होंगे? सॉलिड। ऑक्सीजन जो है डायटोमिक गैस होता है, बाकी के ग्रुप 16 के एलिमेंट क्या होते हैं? पॉली एटॉमिक एंड सॉलिड होते हैं। समझ में आ रहा है? The oxygen exists in the diatomic gas at ordinary temperature. The higher element of group 16, like sulfur, selenium, are unable to form p-pi bond, and due to their larger atomic size, therefore these elements do not occur as a diatomic form. ये एलिमेंट डायटोमिक फॉर्म में प्रेजेंट नहीं होते। सल्फर एंड अदर heavier element in the group 16 link their atom by single bond to form polyatomic molecule, which I already told you कि ये polyatomic में होते हैं, सल्फर एसिड के फॉर्म में पाया जाता है। For example, sulfur molecule has 8 atoms joined together through a single bond to form a puckered ring। समझ में आया? ये puckered ring फॉर्म में पाया जाता है इस तरह से। समझ में आ रहा है? पुकर्ड रिंग, इसी को क्राउन शेप भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? क्राउन शेप। तो क्राउन शेप और पुकर्ड रिंग ऑफ एसिड। समझ में आ रहा है? एसिड स्ट्रक्चर ऑफ सल्फर। तो सल्फर जो है S8 में प्रेजेंट होता है। सेलेनियम आल्सो possess a पुकर्ड रिंग स्ट्रक्चर, दैट मींस क्राउन शेप स्ट्रक्चर। सेलेनियम का भी स्ट्रक्चर कैसा होगा? क्राउन शेप हो जाएगा। In heavier element, polyatomic molecules are held together by strong van der Waals forces. Strong van der Waals forces, and they exist as a solid under ordinary condition. तो मैंने यहाँ पे जो पॉइंट लिखा है कि सल्फर, सेलेनियम, टेलुरियम ये पॉली एटॉमिक हैं और ये क्या होंगे? सॉलिड फॉर्म में होंगे। सल्फर का जो स्ट्रक्चर होता है S8, सल्फर एसिड में जो है क्राउन शेप होता है। समझ में आ रहा है? Which is also known as puckered ring structure. समझ में आ रहा है आपको? Now after this, ये हमारा फिजिकल स्टेट था ग्रुप 16 का, जिसमें ऑक्सीजन इकलौता डायटोमिक गैसेस फॉर्म में पाया जाएगा, बाकी जितने भी हैं ये पॉली एटॉमिक में पाए जाएंगे और इनका नेचर सॉलिड होता है। समझ में आ रहा है? उसका रीजन ये है कि ऑक्सीजन के साइज स्मॉल है, जो p-pi मल्टीपल बॉन्ड बनाता है, इनके साइज ज्यादा है, तो ये p-pi मल्टीपल बॉन्ड नहीं बनाते, ये आपस में सिंगल बॉन्ड बना देते हैं। क्या बना देते हैं? सिंगल बॉन्ड। तो एसिड जो स्ट्रक्चर है, सल्फर का एसिड स्ट्रक्चर, उस क्राउन शेप में देखेंगे ना, सल्फर के जितने भी एटम, 8 के 8 एटम सिंगल बॉन्ड में प्रेजेंट है। समझ में आ रहा है? अब यहाँ पे नेक्स्ट जो है हम प्रॉपर्टीज की बात करेंगे। तो एटॉमिक साइज और एटॉमिक रेडियाई, एटॉमिक रेडियाई ऑफ ग्रुप 16, एटॉमिक रेडियाई ऑफ ग्रुप 16। तो एटॉमिक रेडियाई की अगर मैं बात करूं तो एटॉमिक रेडियाई ऑफ ग्रुप 16 में सबसे पहले ग्रुप 16 ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेलुरियम, पोलोनियम की भी बात कर सकते हैं। इनमें ऑक्सीजन से टेलुरियम तक जब आप जाएंगे तो एटॉमिक रेडियाई इनका क्या होगा? इंक्रीज होगा। क्या होगा? इंक्रीज होगा। एटॉमिक साइज क्या हो जाएगा? इंक्रीज। क्यों इंक्रीज हो रहा है? बिकॉज नंबर ऑफ सेल इंक्रीज हो रहा है, बिकॉज नंबर ऑफ सेल इंक्रीज हो रहा है। समझ में आ रहा है? आप ऐसा भी बोल सकते हैं कि ये साइज जो है एटॉमिक रेडियाई इंक्रीज इसलिए हो रहा है क्योंकि n जो है हमारा नंबर ऑफ सेल इंक्रीज हो रहा है। अगर यहीं पे मैं ग्रुप 15 16 को कंपेयर करूं
तो ग्रुप 15 में नाइट्रोजन है, 16 में ऑक्सीजन है। समझ में आ रहा है? इवन 17 की ही बात करूं यहाँ पे, तो फ्लोरीन की बात करूं, इन तीनों में इनकी साइज की बात करूं तो नाइट्रोजन का साइज ज्यादा होगा ऑक्सीजन से देन फ्लोरीन। इसका रीजन ये है कि इनका न्यूक्लियर चार्ज जो है क्या होता है, इंक्रीज होता है लेफ्ट टू राइट, और न्यूक्लियर चार्ज बढ़ेगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ेगा तो साइज कम हो जाएगा। साइज क्या हो जाएगा? कम। इफ न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीजेस, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इंक्रीजेस, साइज डिक्रीज। इसलिए फ्लोरीन का साइज कम, नाइट्रोजन का साइज ज्यादा। ये समझ में आ रहा है आपको? यहाँ पे वही सेम चीजें लिखा है, यहाँ तक कोई कंफ्यूजन है तो ये हो गया एटॉमिक रेडियस। आफ्टर दैट हम आयोनाइजेशन एंथैल्पी की बात करेंगे। आयोनाइजेशन एंथैल्पी समझ में आ रहा है? आईई और आईपी। आयोनाइजेशन एंथैल्पी ऑफ ग्रुप 16 की बात करूं, आयोनाइजेशन एंथैल्पी ऑफ ग्रुप 16 तो क्या होगा स्टूडेंट? ऑक्सीजन है, सल्फर है, सेलेनियम है, हिलियम है, यहाँ पे इनकी आयोनाइजेशन एंथैल्पी की अगर आप बात करेंगे तो क्या होगा? साइज क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। साइज बढ़ रहा है तो न्यूक्लियर चार्ज क्या हो रहा है? कम। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम, तो इलेक्ट्रॉन जो है क्या होगा? यहाँ पे निकलना डिफिकल्ट, यहाँ पे निकलना, तो जब इजीली इलेक्ट्रॉन निकल रहा है तो एनर्जी क्या होगा? कम ना, यहाँ एनर्जी ज्यादा। तो हम आईई की बात करें तो ऑक्सीजन में ज्यादा, देन सल्फर, देन सेलेनियम, देन यूरेनियम। उसका रीजन क्या है? क्योंकि यहाँ पे ऐसे लिखेंगे साइज इंक्रीजेस, न्यूक्लियर चार्ज क्या होगा? डिक्रीजेस। न्यूक्लियर चार्ज डिक्रीजेस तो वहां पे इफेक्टिव फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या हो जाएगा? कम। तो इलेक्ट्रॉन उतना अट्रैक्टिव नहीं रहेंगे, उतना ज्यादा फोर्सली बॉन्डेड नहीं रहेंगे, तो इजीली निकल जाएंगे। यहाँ पे क्या है? साइज कम है, इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा है, तो इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए डिफिकल्टी भी उतना ज्यादा होगी। दैट मींस एनर्जी उतना ज्यादा प्रोवाइड करना होगा। ये पॉइंट समझ में आ रहा है? एनर्जी ज्यादा, यहाँ एनर्जी कम। ये पॉइंट क्लियर है? इन्हीं आईई में अगर मैं बात करूं, ग्रुप 15 ले लूं, ग्रुप 16 ले लूं एंड ग्रुप 17 ले लूं, यहाँ नाइट्रोजन, यहाँ ऑक्सीजन, यहाँ फ्लोरीन। समझ में आ रहा है? नाइट्रोजन, ऑक्सीजन एंड फ्लोरीन। ऑक्सीजन की हमें ग्रुप 16 की बात करें, ये तो हम क्या हो गए? डाउन टू द ग्रुप की बात। ये लेफ्ट टू राइट की बात हो रही है। किसकी बात हो रही है? लेफ्ट टू राइट। जब हम लेफ्ट टू राइट जाएंगे तो जनरली क्या होना चाहिए? जनरली वहां पे न्यूक्लियर चार्ज बढ़ेगा तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ेगा एंड आयोनाइजेशन एंथैल्पी जो होगा ज्यादा आना चाहिए, राइट? बट ग्रुप 16 के केस में क्या हो रहा है कि नाइट्रोजन से जब ऑक्सीजन की तरफ जाते हैं इधर, तो नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन की तरफ जाते हैं ना, तो यहाँ इनकी आईई वैल्यू ज्यादा, इनकी आई वैल्यू कम। उसका रीजन क्या है? बिकॉज ऑफ इनके जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो NH2Np3 है। इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन NH2Np4 और इधर NH2Np5, NH2Np5। अब क्या हो जाएगा स्टूडेंट? ये पूरी तरह से हाफ फिल्ड है, ये अनपेयर्ड है, ये भी अनपेयर्ड है। समझ में आया? दोनों अनपेयर्ड है, बट इन दोनों में किसका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होगा? फ्लोरीन का। समझ में आया? तो यहाँ पे अगर मैं बात करूं, इन दोनों में सबसे ज्यादा इसका हो जाएगा, फिर नाइट्रोजन और फिर ऑक्सीजन। और अगर मैं खाली नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन की बात करूं तो हम क्या करेंगे? तब नाइट्रोजन इज मोर देन ऑक्सीजन। अगर मैं यहाँ पे पहले खाली नाइट्रोजन ऑक्सीजन की बात करूं, ऑक्सीजन एंड फ्लोरीन में भी फ्लोरीन ज्यादा होगा। क्यों? क्योंकि उसका इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज क्या होगा? ज्यादा। अब यहाँ पे इनके इलेक्ट्रॉन को भी देखिए, इलेक्ट्रॉन कैसे डिस्ट्रीब्यूट होता है? ये पेयर्ड है, समझ में आ रहा है? और यहाँ पे भी ये इस तरह से, ये पेयर्ड है बट ये एक अनपेयर्ड है, बाकी एक पेयर्ड है, बाकी दो ये अनपेयर्ड है। यहाँ पे देखिए कंप्लीट पेयर है,
ये हाफ फील्ड है, ये पेयर्ड तो है, पर ये क्या है, अनपेयर्ड। समझ रहा है? हाफ फील्ड ऑर्बिटल स्टेबिलिटी का एक पॉइंट है। हाफ फील्ड ऑर्बिटल एंड फुल फील्ड ऑर्बिटल क्या होते हैं, स्टेबिलिटी ज्यादा। अगर स्टेबिलिटी ज्यादा है तो इलेक्ट्रॉन निकालना आसान होगा क्या, नहीं। यहाँ स्टेबिलिटी कम तो इलेक्ट्रॉन निकालना आसान, क्योंकि यहाँ इलेक्ट्रॉन इधर से जाएगा। समझ में आ रहा है? तो अगर मैं IE की बात करूं, IE1, तो IE1 में क्या होगा, इलेक्ट्रॉन एक इधर से और इसका एक इधर से, तो नाइट्रोजन इज मोर देन ऑक्सीजन। ये समझ में आ रहा है? बट अब एक एक इलेक्ट्रॉन निकल गया, तो अब जब दूसरा IE2 की बात करेंगे तो ये हाफ फील्ड हो गया, समझ में आ रहा है, और ये अनफील्ड हो गया। तो IE2 में स्टूडेंट क्या हो जाएगा, ऑक्सीजन इज मोर देन नाइट्रोजन। IE3 में क्या हो जाएगा, बोले जरा, वही नॉर्मल 2 और 1 ना, न्यूक्लियर चार्ज। यहां तक समझा? अगर मैं यहाँ पे ऑक्सीजन एंड फ्लोरीन की बात करूं तब क्या हो जाएगा, 2H2 2P4 2H2 2P5। ऐसे केसेस में IE1 में जरा ध्यान देना क्या हो जाएगा, फ्लोरीन इज मोर देन ऑक्सीजन, और IE2 में क्या हो जाएगा, ऑक्सीजन इज मोर देन। फिर IE3 में क्या हो जाएगा, फ्लोरीन इज मोर देन। ये पॉइंट समझ में आ रहा है आपको? ये क्यों हुआ, बिकॉज ऑफ हाफ फील्ड एंड फुल फील्ड का ऑर्बिटल स्टेबिलिटी का कॉन्सेप्ट था। तो ये आयोनाइजेशन एंथैल्पी का क्या था, आयोनाइजेशन एंथैल्पी। इसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट आएगा हमारा वो होगा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी टेंडेंसी टू अट्रैक्ट इलेक्ट्रॉन टुवर्ड्स इटसेल्फ। ग्रुप 16 में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का ऑर्डर क्या होगा, डिक्रीजेस डाउन टू दी ग्रुप, डिक्रीजेस डाउन टू दी। ये पॉइंट समझ में आ रहा है? अब यहाँ पे एक और पॉइंट लिख सकते हैं, ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पढ़ लिया, आयोनाइजेशन एंथैल्पी पढ़ लिया, क्या पढ़ ले हम, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। ग्रुप 16 के इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की बात करें तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी E, राइट। होता क्या है, जनरली क्या होना चाहिए, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी भी जनरली क्या होना चाहिए, ऑक्सीजन देन सल्फर देन सेलेनियम देन टेलुरियम। अगर मैं 2p और 3p के ऑर्डर के अकॉर्डिंग जाऊं तो क्या होना चाहिए, सल्फर देन ऑक्सीजन देन सेलेनियम देन टेलुरियम। पर दोनों ऑर्डर सही नहीं है। डेटा के अकॉर्डिंग क्या होता है, सल्फर सेलेनियम टेलुरियम ऑक्सीजन। ये ध्यान में रहेगा हमें, as per data this one is a electron affinity। ये यहाँ पे डेटा के अकॉर्डिंग इनका इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या है, सल्फर हायर देन सेलेनियम देन टेलुरियम देन ऑक्सीजन। ये ध्यान में रखना, हम पहले ये समझेंगे। फिर एक लॉजिक है क्या, 2p और 3p में 3p हायर देन 2p, बिकॉज ऑफ साइज ज्यादा होता है, इलेक्ट्रॉन आने की नेचर ज्यादा, मतलब आसानी से आ जाती है। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का मतलब समझते हो, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। इलेक्ट्रॉन, यहाँ कोई एटम जब इलेक्ट्रॉन गेन करता है, समझ में आ रहा है, तो उसको हम इलेक्ट्रॉन एफिनिटी बोलते हैं। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होता है, जो बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन को जो अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है उसको क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। दोनों में इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट करने की ही टेंडेंसी है, बट ये कोई एटम गेन कर रहा है, वहां बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है, वो ध्यान में रखिए। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी के बाद मैं यहाँ पे आगे डेंसिटी पे आ जाऊंगा। डेंसिटी ऑफ ग्रुप 16, तो डेंसिटी इंक्रीजेस डाउन टू दी ग्रुप। ये पॉइंट समझ में आ रहा है हमें, डाउन टू दी ग्रुप डेंसिटी क्या होगा, इंक्रीज होगा। समझ में आ रहा है? द नेक्स्ट पॉइंट पे आऊंगा, यहाँ पे आयनाइजेशन पोटेंशियल हो गया, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी हो गया। मेटेलिक कैरेक्टर की बात कर लेते हैं, वो भी आऊंगा।
मेटेलिक नेचर या मेटेलिक बॉन्ड, मेटेलिक नेचर के लिए यहाँ पे भी ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेलुरियम एंड पोलोनियम। ऑक्सीजन एंड सल्फर क्या होता है? नॉन मेटल होता है, समझ में आ रहा है? सल्फर एंड टेलुरियम क्या हो जाता है? मेटेलॉइड, और ये मेटल होता है। समझ में आ रहा है आपको? प्योर मेटल, ये ध्यान देंगे, ये मेटेलिक कैरेक्टर। Metalloid. The last element polonium is a strictly erased, however radioactive and short-lived. Sulfur is a non-conductor. Selenium and tellurium are semiconductor. Polonium being a metal, so electrical conductor. No doubt ये metal तो है, but it is a less stable due to radioactivity nature. समझ में आ रहा है? अब इसी पॉइंट से जैसे मैंने लास्ट टाइम ग्रुप 15 के को रिलेट किया था, तो यहाँ पे ध्यान दीजिए, यहीं पे कंडक्टिव नेचर भी बता दूं। नॉन मेटल है तो क्या हो जाएगा? नॉन कंडक्टर। मेटलॉइड है तो सेमी कंडक्टर, और ये क्या हो जाएगा? कंडक्टर, और यू कैन से गुड कंडक्टर। समझ में आ रहा है आपको? यहाँ तक कोई डाउट, कोई डिफिकल्टीज है तो बोल सकते हैं। हमें एक और पॉइंट रह गया था, मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट, राइट? मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट की बात करें तो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीजेस रेगुलरली ऑन मूविंग डाउन टू द ग्रुप. However, the melting and boiling point of the polonium are lower than that of tellurium. समझ में आ रहा है? क्योंकि वो स्टेबल ही नहीं है, लेस स्टेबल है. Increase of melting and boiling point is due to increase of atomic size. समझ में आ रहा है? और जब साइज बढ़ेगा तो क्या होता है? वैन डर वाल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन किसके ऊपर एक्ट करता है? तो साइज के ऊपर ना, ऑर्गेनिक में भी बताया था, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू साइज. तो साइज सरफेस एरिया पे, जितना ज्यादा सरफेस एरिया होगा, जितना ज्यादा साइज होगा, उस पे वैन डर वाल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एक्ट करेगा. तो उसका वैन डर वाल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होगा तो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाएगा? ज्यादा हो जाएगा. The large difference between melting and boiling point of oxygen and sulfur is due to existence of oxygen as a diatomic in a gaseous form and sulfur is a octaatomic in solid form. Sulfur octaatomic acid में पाया जाता है, डाइऑक्सीजन जो है O2 वो गैसियस फॉर्म में पाया जाता है, वो डाइएटॉमिक है और वो ऑक्टाएटॉमिक. 8 बॉन्ड है और यहाँ 2 ही बॉन्ड है. समझ में आ रहा है? तो इनके बीच में जो लार्ज वेरिएशन, लार्ज गैप दिखने को मिलता है, वो रीजन क्या है? बिकॉज ऑफ ऑक्सीजन इज डाइएटॉमिक एंड सल्फर इज ऑक्टाएटॉमिक, और यू कैन से पॉलीएटॉमिक. पोलोनियम possesses lower melting and boiling point than tellurium due to inert pair effect. Inert pair effect याद है? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जहां जो यहाँ पे NH2N2 है, इनर्ट पेयर के अकॉर्डिंग ये NH2 इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं होगा. जब ये बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं होगा तो क्या होगा? ये खाली ये इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट होंगे. तो पोलोनियम इज मोर स्टेबल देन P4 कंपेयर टू, तो उसके 6 के 6 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड में नहीं आ रहे. समझ में आ रहा है? तो जब सारे इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग में नहीं आ रहे तो उसका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होगा? कम ही होगा. तो उसका melting and boiling point क्या हो जाता है? कम हो जाता है. Inert pair effect is a maximum in a polonium due to more nuclear charge. The s electron of polonium are less readily available as compared to tellurium. Therefore, the intermolecular van der Waals forces are weaker in polonium, right? And consequently, it has lower melting point and boiling point as compared to tellurium. रीजन क्या है कि जब भी पोलोनियम एंड टेलुरियम को हम कंपेयर कर रहे हैं तो वहां पे उसके पास 6 इलेक्ट्रॉन है बॉन्डिंग के लिए. किसके पास? टेलुरियम के लिए. पोलोनियम में 6 इलेक्ट्रॉन तो है, पर s वाला इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग में आने के लिए रेडी ही नहीं है. क्यों रेडी नहीं है? बिकॉज ऑफ इनर्ट पेयर इफेक्ट. और इनर्ट पेयर इफेक्ट तो टेलुरियम ही शो करता है, पर वो कम करता है पोलोनियम ज्यादा, क्योंकि जिसका न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा होता है उसका जो है इनर्ट पेयर इफेक्ट स्ट्रॉन्गर होता है. समझ में आ रहा है? इनर्ट पेयर इफेक्ट क्या हो जाएगा? स्ट्रॉन्गर हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा, जिसकी वजह से पोलोनियम जो है वो p के इलेक्ट्रॉन को बॉन्डिंग में लेके आता है. 4 ही इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग में आ रहे हैं, जहां वैन डर वाल्स फोर्सेस क्या है? वीक, और टेलुरियम में वैन डर वाल्स फोर्सेस स्ट्रॉन्ग.
नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। कैटिनेशन प्रॉपर्टीज की बात करेंगे। यहाँ पे कैटिनेशन प्रॉपर्टीज दी है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कैटिनेशन प्रॉपर्टीज? Properties of self-linkage phenomena. Properties of self-linkage phenomena. अब सेल्फ लिंकेज मतलब यहाँ पे कौन कौन एलिमेंट है? ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेलुरियम, राइट? तो ऑक्सीजन जो है बहुत कम ऑक्सीजन बॉन्ड का आपको कंपाउंड देखने को मिलेगा। ओ बॉन्ड जो है वो पेरोक्साइड में ही देखने को मिलता है, समझ में आ रहा है? तो ऑक्सीजन जो आपको बॉन्डिंग ऐसा देखने को मिलता है वो पेरोक्साइड में मिलता है, समझ में आ रहा है? जो OO -2 भी होता है ऑक्सीजन का ऑक्सीजन, बट सल्फर का बॉन्ड आपको ज्यादा देखने को मिलेगा। एसिड में क्राउन सेल में देखेंगे 8 बॉन्ड दिखे थे, तो सल्फर बॉन्ड वहां पे ज्यादा देखने को मिलते हैं। अब ग्रुप 16 में आपसे पूछा जाए कि विच वन हैज हायर कैटिनेशन प्रॉपर्टीज, तो सल्फर की कैटिनेशन प्रॉपर्टीज ज्यादा है, हायर कैटिनेशन प्रॉपर्टीज इन अ ग्रुप 16। इन ग्रुप 16 कौन हो जाएगा? 16 सल्फर की हायर कैटिनेशन प्रॉपर्टीज होगी। Sulfur show greater tendency toward catenation and link of several atom in chain. For example, chain of sulfur are present in polysulfide SN2-. समझ में आ रहा है? Polymeric form. And due to small size and lone pair of electron on oxygen atom, repel the bond pair of the oxygen. साइज कम होता है, ऑक्सीजन में लोन पेयर ज्यादा होते हैं, तो लोन पेयर में क्या होगा? रिपल्शन। तो उनकी जो ऑक्सीजन की बॉन्ड की टेंडेंसी है ना, वो एक दूसरे को रिपेल करते हैं, जिसकी वजह से वो बॉन्ड स्टेबल नहीं होते। एंड to a greater extent than the lone pair of electron on the sulfur atom SS. As a result, SS bond is much stronger than O bond, and hence sulfur has a much stronger tendency to form catenation property. समझ में आ रहा है? As I told you कि सल्फर ग्रुप 60 में सबसे ज्यादा कैटिनेशन प्रॉपर्टी शो करता है, and the catenation tendency decrease moving down to the group. सल्फर के बाद सेलेनियम, देन टेलुरियम, पोलोनियम तो मेटल है, ऑक्सीजन को हम कंपेयर नहीं कर। As the size of atom increases down to the group sulfur to polonium, the strength of element bond decreases, and hence tendency for catenation decreases. समझ में आ रहा है? तो ये पूरे फिजिकल प्रॉपर्टीज थे इनके। फिजिकल प्रॉपर्टीज में हमने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बाद एटॉमिक रेडियाई से स्टार्ट किया। आफ्टर दैट केमिकल प्रॉपर्टीज, इन विच केमिकल प्रॉपर्टीज ऑक्सीडेशन स्टेज से हम स्टार्ट करेंगे, राइट? सो दैट्स, तो इतना हमें पूरा